महाराष्ट्र धर्मशाला के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों की ओर से सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा मंथन कार्यक्रम हमने जानबूझ के 3 दिन प्रीपोन किया, 2 दिन, क्योंकि वैसे तो अपना हर आखिरी शनिवार को होता है महीने के, लेकिन चूंकि हम लोग इनसे बातचीत हो चुकी थी, जो बाहर से आज मेहमान आए हैं, हमारे वक्ता लोग आए हैं उनसे, तो इनको उतना रुकना संभव नहीं था, तो इसलिए 2 दिन हमने प्रीपोन किया, क्योंकि इस प्रोग्राम को छोड़ना नहीं चाहते थे हम लोग। आज का जो विशेष प्रोग्राम है, इसमें हमारे साथ वक्ता लोग जो आए हैं उनका मैं एक परिचय दूंगा। पहले मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि तीनों वक्ताओं को मंच पर लाने की कृपा करें ससम्मान। तिथे मधल्या दोन्ही सीट, हां तिथे बसा। और सबसे पहले आपके स्वागत के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर इनका स्वागत करें। सबसे पहले श्री नहीं ठीक है, अरविंद नाइक सर सबसे पहले बैठे हुए हैं, आप पूना से हैं। बाद में श्री मनीष शिंदे साहब, श्री सतीश बापर्डेकर। अब इनका एक अल्प परिचय मैं दूंगा। वैसे तो एक आपको खास बात बताऊं, ये जो मनशक्ति केंद्र की जितने भी मैं कार्यकर्ता बोलूँगा, क्योंकि ये लोग भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं, वैसे इनकी रैंक क्या है पूछेंगे तो ये लोग बताएंगे नहीं। इनका अपना एक सिद्धांत है कि किसी को रैंक नहीं बताना, सिर्फ अपने आप को कार्यकर्ता कहना। तो इनका परिचय मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। श्री सतीश बापर्डेकर जी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नोक्रेट हैं। आपकी अपनी खुद की फैक्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइज़र की, इंडस्ट्रियल स्टेबलाइज़र की खुद की फैक्ट्री है मुंबई में, और उससे काफ़ी एक्सपोर्ट वगैरह भी होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री है काफ़ी। आप 30 साल से मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बहुत ज़्यादा व्यस्त समय में से भी कम से कम 10 दिन हर महीने ये निकाल के, और मनशक्ति के कार्य हेतु पूरे देश में जहाँ भी जाना पड़ता वहाँ जाते, प्रचार प्रसार के लिए और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। और इनने एक संकल्प लिया है कि बहुत जल्दी अपने बिजनेस से ये अपना रिटायरमेंट लेके और फुल टाइम मनशक्ति के लिए काम करेंगे। उसके बाद बीच में जो बैठे हैं हमारे सबसे युवा साथी है। इनकी खासियत यह है कि एक बहुत बड़े फर्म के सीईओ और फाउंडर डायरेक्टर है मनीष शिंदे साहब। आपने बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, एमबीए किया फाइनेंस में, उसके बाद में अभी इनका पीएचडी के लिए इनका जो प्रोजेक्ट है और जो थीसिस है वो लगभग कंप्लीशन पे है, बहुत जल्दी पीएचडी भी मिल जाएगी इनको। आप फाउंडर डायरेक्टर है, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर भी है वहाँ के, जेएमएस ब्रिलियंस इन्फोटेक पुणे वहाँ के। और इनका अगर मैं परिचय पूरा आपको देना चाहूँगा तो मेरे ख्याल से आज का पूरा प्रोग्राम उसमें निकल जाएगा। इतनी इनके पास डिग्रीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के कंसल्टेंट भी है आप, तो इसलिए बहुत एक ब्रिलियंट व्यक्तित्व है इनका। और श्री अरविंद नाइक, आप मनशक्ति से 6 सालों से जुड़े हुए हैं। आप सीनियर मैनेजर थे और एक प्रोजेक्ट अल्फा लावल इंडिया पुणे वहाँ के। इस कंपनी का जो कार्य शैली है और कार्य है इनका इस कंपनी का, वो बड़े बड़े प्लांट्स लगाने का है। जैसे बिस्लरी का प्लांट है या कोका कोला का प्लांट है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ये इंस्टॉल करने का इनका, इस्टेब्लिश करने का इनका काम था एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में। आप रिटायर हो चुके हैं उस कंपनी से और मनशक्ति के लिए 6 साल से पिछले काम कर रहे हैं।
तो अभी मनशक्ति की खासियत ये है कि यहाँ जो काम करने वाले हैं सारे ही लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे निःशुल्क काम करते हैं। कोई भी वहाँ से तनख्वाह नहीं लेता है, ये संस्था कहीं से डोनेशंस नहीं लेती है, और जितने इनके कोर्सेस है वो पूरे निःशुल्क होते हैं वहाँ पे। केवल आपको रहने खाने का बहुत मामूली खर्चा देना पड़ता है। और आप ये सोचेंगे कि कितना खर्चा होगा, तो मैं कितना है एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ये बताऊंगा कि लोनावाला जैसी जगह जो कि हिल स्टेशन है, जहाँ आपको कम से कम 5,000 रुपये पर डे का तो किराया लगेगा ही किसी भी होटल में रुकेंगे तो, वहाँ आपका रहना खाना 3 दिन का जो है उससे आधे से भी कम में हो जाएगा। और बहुत अच्छा सात्विक खाना देते हैं, अच्छी रहने की व्यवस्था है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि अगर उस तक पुणे जाना किसी का संभव हो तो इनकी लोनावाला की संस्था को विजिट दे, वहाँ कोर्सेज कौन कौन से देखिए। और सारे ही कोर्सेज ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से अगर आप सारा कोर्स मटेरियल इनका देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने हर एक कोर्स कर लेना चाहिए। इतने अच्छे लेवल के इतने अच्छे कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज इनके, जो इसी बात पे फोकस्ड है कि लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग करना है, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग करना है। उसके अलावा जो मानसिक और शारीरिक जितनी भी आपको तकलीफ़ें होती है उनको अपना आध्यात्मिक तरीक़ों से, वैज्ञानिक तरीक़ों से आप बिना दवाई के भी कैसे लेके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसका ट्रेनिंग देते हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का डर उनके मन से निकालना, पढ़ाई के ऐसे नए तरीके, साइंटिफिक तरीके बताना जिससे कि पढ़ाई में एक साधारण स्टूडेंट भी हो तो निश्चित रूप से अगर वो साल भर मेहनत करता है तो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकता है। इस तरह के साइंटिफिक तरीके डेवलप किए हुए हैं। इनके पास बहुत सारी ऐसी मशीनें डेवलप की हुई है जो आपके स्ट्रेस लेवल को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को बाकायदा नापा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से कि किस लेवल का आपको स्ट्रेस है, किस लेवल की एंग्जाइटी है, और उस लेवल के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देके उसको दूर करने के उपाय आपको सिखाए जाते हैं। और पूरा साइंटिफिकली सिखाया जाता है, पूरा साइंस पूरा बताया जाता है उसके पीछे। ऐसा नहीं कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, उसके पीछे क्या साइंस है ये भी बताया जाता है। इतना अच्छे से ये लोग जो है हर एक समस्या को डील करते हैं। आज का हमारा जो विषय है यहाँ तनाव मुक्ति, उसके ऊपर हम लोग इनसे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वैसे 6 बजे का प्रोग्राम रहता है। बारिश की वजह से थोड़ा ज़्यादा रुक गए हम लोग कि लोग आ जाए तो अच्छा होगा करके। तो मैं अब इनसे निवेदन करूँगा कि आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर ने जो परिचय दिया है उसको सुनने के बाद अपना स्ट्रेस मत बढ़ाइए। आप जैसे ही हम साधारण आदमी हैं, साधारण मानव है, सिर्फ कुछ चीज़ें अलग तरीके से की है इसलिए सब संभव हुआ है, और वही चीज़ें आपको देने के लिए, वही नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे आज हम इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने 2 दिन प्रोग्राम हुए हैं दत्त मंदिर में, वहाँ पर आप उपस्थित थे, ऐसे कितने लोग हैं? ओके, ठीक है, 7-8 लोग हैं। एक जानकारी देना चाहूँगा इस संस्था के बारे में। आपको कुछ तकलीफ हो गई शारीरिक स्तर पर, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते, सही है। डॉक्टर आपको कहाँ भेजते हैं? वो आप कुछ चेकअप करने के लिए पैथोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब में जाके आप कुछ सैंपल्स दे के आते हो, उसके रिपोर्ट्स आते हैं और उस रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं। आपकी बीमारी या आपका जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करने के लिए। बहुत बार एक अलग घटना घटित होती है कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, फिर भी तकलीफ दूर नहीं होती, और वहाँ पे डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आपको तो कोई भी तकलीफ नहीं है, पर आपको खुद को ये लगता है कि मुझे तो कुछ तो तकलीफ ज़रूर है। ये एक इंसिडेंट है। इसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग मानसिक तनाव के कारण या घर में कोई अलग तनाव है, जहाँ पे हम प्रोफेशनल काम करते हैं, अर्थार्जन करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं और उसके कारण हम
कुछ अलग भावनाओं में चले जाते हैं। इसका भी विपरीत परिणाम हमारे शरीर पे होता है। तो ये सब कहाँ पे मेजर किया जाता है? पैथोलॉजी लैब आपको बताता है आपका ब्लड सही है, आपका ईसीजी सही है, पर आपका मन सही है क्या? आपकी भावना सही है क्या? आप मानसिक तौर पर सही हो क्या? इसके पैरामीटर्स किधर है? इसकी कोई लैब है क्या? भोपाल में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में है या नहीं है? नहीं है, बराबर। तो इसी विषय को लेके इस मनोशक्ति रिसर्च सेंटर ने एक काम किया है कि इन्होंने पहले एक काम किया कि मन का अस्तित्व है क्या, और अगर वो है तो कैसे दिखाया जा सकता है। आगे जाके भावनाओं का जो परिणाम हमारे शरीर पर होता है उसको कैसे मापा जा सकता है, और मापने के बाद उसके लिए क्या उपाय दिए जा सकते हैं जिससे वो व्यक्ति भावनिक तौर पर वापस साधारण बने। इतना सिंपल डेफिनेशन है इस संस्था का। तो ये संस्था काम करती है मन पे। अब नेक्स्ट सवाल आता है, मन हो सकता है क्या? अगर है तो क्या है? और अगर है और वो क्या है ये भी पता चला तो दिखाई दिया जा सकता है क्या? उसको देख सकते हैं क्या? अगर उसको देख नहीं सकते तो क्या कर सकते? ठीक है, महसूस कर सकते, बराबर। तो इसी कारणवश इस संस्था ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, और उस एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के बाद ये समझ में आ गया कि मन एक चेतना है, एक एनर्जी है, और इसलिए उसको हम कहीं पे भी दिखा नहीं सकते। एनर्जी दिखती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अभी है या नहीं है? है या नहीं है? है? कैसे पता चला? फैन घूम रहा है, दिया या इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है, बराबर। पर ये परिणाम है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी का परिणाम है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हमने ये उपकरण चलाए हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है। अगर हमने वो जो वायर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली, उसको अगर हमने कट किया बीच में से और उसका वायर का इंटरसेक्शन भी ले लिया, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई देगी नहीं। पर अगर उसको हाथ लगाया तो महसूस होगा, झटका लगेगा। उसी तरीके से मन का भी भावना, मन का शरीर पर परिणाम ये हमें दिखाई देता नहीं है, वो महसूस होता है। परिणाम दिखाई देगा पर मन दिखाई नहीं देगा, मन की एनर्जी भी दिखाई देगी नहीं, पर उसको मापा जा सकता है। आसान भाषा में, जब मैं घबराहट में जाता हूँ किसी घटनावश, तो मेरे हार्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, मेरे हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अगर कुछ विपरीत घटना घटित हो जाती है और वहाँ पे क्या करना ये समझ में नहीं आता है, या कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं तो भी हार्ट रेट चेंज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बीपी कम हो जाता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं, बराबर। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप कुछ तो तनाव में हो, एक कारण है तनाव, इसका एक कारण हो सकता है। और फिर डॉक्टर बोलते हैं बाकी सब चीज़ें सही है तो आप रिलैक्स रहिए, किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। तो इसके पीछे मन है, सिंपल भाषा में। तो ये सब मेजरमेंट्स ये संस्था करती है। तो अभी तान व्यवस्थापन करने से पहले आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि स्ट्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है नहीं होना चाहिए? इनके फोटो निकालो, सतीश जी, इन सब के फोटो निकालो। इनको लगता है स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, लगभग 70-80%।
सबको लगता है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उनकी बारी है। आपका कहना है स्ट्रेस होना चाहिए, पक्का? कितने लोगों को लगता है स्ट्रेस होना चाहिए? इनका भी फोटो निकाल के रखो, बाद में देखेंगे कितने लोगों का मत परिवर्तन हो गया है। अगर स्ट्रेस होगा तो क्या होगा और आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होना चाहिए? जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया था स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? शरीर पर बुरा असर पड़ता है। बुरा असर होता है। वही आपने जैसे कहा कि हार्ट बीट बढ़ जाना, एंजाइटी फील होना, वो सब चीजें होती हैं उस टाइम पे, तो वो चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। सही बात है। तनाव लेने के लिए शरीर में जो ऊर्जा रहती है वो तनाव के लिए उसके मेंटेनेंस के लिए लग जाती है, तो उस ऊर्जा को फिर हम लोग अपने संवर्धन के लिए नहीं करते। ठीक है, तनाव नहीं होगा तो वो एनर्जी हमारे अंदर नहीं होगा। ठीक है। हमारे शरीर का संचलन सटीक रूप से हो इसलिए हमें एक्स्ट्रा तनाव की या तनाव की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई राय? ठीक है, चलो। और जिनको लगता है स्ट्रेस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? बाकी सब लोगों को अभी कह देता हूं कि आपका सब एक्स्ट्रा स्ट्रेस इनको दे दीजिए। हाँ, टारगेट अचीव हो जाता है। सेल्स में थे आप? सबसे ज्यादा स्ट्रेस सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे होता है, उसके बाद प्रोडक्शन। घर पे गृहिणियों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है सुबह सुबह। एक साथ 3-3, 4-4 काम चलते हैं। सब्जी चलती है, एक जगह पे रोटी का पेड़ा बनाना है, दूसरी जगह पे रोटी बेलनी है, तीसरी जगह पे रोटी सेकनी है। कभी कभी 2-2 रोटी सेकने का काम चलता है एक साथ। तो ये सब स्ट्रेस का ही काम है, बराबर? अगर ये सब इतना सब कुछ है, कुछ लोगों को लगता है होना चाहिए उससे अच्छा होता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं इससे कुछ गलत होता है, तो फिर क्या करें? तीसरा ओपिनियन किसी का है? इसके अलावा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके अलावा? हाँ, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम स्ट्रेस अगर आता है तो हम उसको काम कर सकें, काम कर हाँ, शांत कर सके। हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना चाहिए जिसके थ्रू हम उस चीज़ को स्टॉप कर सकें, या एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं जाके उसको कम कर सकें जितना हमसे हो सकता है। एटलीस्ट हम ट्राई तो करें। अब इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। अगर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा रिड्यूस हो तो उनके बच्चों को स्कूल जाते समय टिफिन टाइम पे नहीं मिलेगा, बच्ची को टिफिन टाइम पे नहीं मिलेगा, ऑफिस जाते समय खाना पाने जो कुछ नहीं हो, काम तो आपको करना ही। इतना स्ट्रेस पाले अथवा ना पाले, काम तो आपको जो करना तो करना। काम के पीछे अगर स्ट्रेस नहीं है यदि तो आप मोटिवेशन नहीं मिलता। समतुल्यता बनाए रहें तो आप अपना अच्छे से हो जाए। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा तो आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं, पास होते कि नहीं होते। लेकिन स्ट्रेस जो है आपको मोटिवेट भी करता है, आगे काम करने की प्रवृत्ति करता है। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस जीरो मुझे स्ट्रेस फील होता है समटाइम, और मैं एक्सरसाइज एंड योगा एंड प्राणायाम करती हूँ। मेरे फादर लोग मुझे आराम से 2-3 घंटे करने देते हैं। ये सीधी बात है कि स्ट्रेस को आपको लिमिट करते करना चाहिए, तो उसका उपयोग पॉजिटिव देखिए बहुत आसान सी बात है, बोलिए बोलिए। स्ट्रेस बेसिकली हमारे देखने का दृष्टिकोण है। जब एक से ज्यादा काम को हम एक साथ करते हैं और इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ही जो एनर्जी काम करने में जाने वाली है वो बीच के संघर्ष में व्यय हो जाता है। अगर हमारा दृष्टिकोण बदलेगा और इंटरनल व्यवस्थापन बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस आने का सवाल ही नहीं। दृष्टिकोण है कि कैसे जाए। ये दृष्टिकोण भी है, समटाइम्स ये रियलिटी भी है, वास्तविकता भी है। उसको हमें कैसे फेस करना है ये हमारे हाथ में है। बहुत बढ़िया, चलो कुछ चीज़ें सामने हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जिस चेयर पे आप बैठे हो वो चेयर इतनी मजबूत नहीं है कि आपका वजन होल्ड कर पाए। क्या होगा? टूट जाएगी, आप गिर जाओगे, बराबर? जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या ये जो माइक है, इसको मैं जिस तीव्रता से बात कर रहा हूँ उस तीव्रता को संभालना नहीं आता या उसको वो मिटिगेशन नहीं है उसमें, तो क्या हो जाएगा? वो माइक फेल हो जाएगा। हमारा ये जो जॉ है
जबड़ा, ये जबड़े की मदद से हम खाना चबाते हैं। इसमें अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो खाना चबा पाएंगे। आपके बेलन में अगर उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा तो रोटी बेल पाओगे? नहीं हो, काफ़ी चीज़ें नहीं होगी। स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होंगे, बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। पंचिंग का टाइम नहीं होगा ऑफिस में, लोग टाइम पे जाएंगे? जैसे सर ने कहा, बेरे सर ने, कि टारगेट अचीव होता है। अगर टारगेट रखा ही नहीं तो टारगेट अचीव होगा? नहीं होगा। आप कभी कभी बच्चों को एक चीज बताते हो कि ये कर दो तो ये मिलेगा, वो क्यों करना पड़ता है? अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चे वो चीज करेंगे या वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, इसमें स्ट्रेस होने का और नहीं होने का दोनों का सवाल भी है और जवाब भी है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस ये हमारे जीवन का एक अंग है। अगर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो हम लोग बहुत सारे काम नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसका एक डेट रहता है, आखिरी डेट रहता है। उस दिन के अंदर भर दिया तो ठीक है, नहीं भर दिया तो जुर्माना लगता है। जुर्माना एक स्ट्रेस है। वो जुर्माने को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? आखिरी दिन तक राह देखते और आखिरी दिन भर देते। उस पर और एक स्ट्रेस डाल दिया। आखिरी दिन है 27 एग्जाम्पल, पर अगर आपने 20 तारीख से पहले भर दिया तो जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उसमें भी आपको 10 रुपए 20 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे लोग वो सोचते हैं और जल्दी भर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है। अब इसमें फायदा है या नुकसान है? ये वाला फायदेमंद है। तो स्ट्रेस फायदे वाला है या हमेशा नुकसान वाला है? हमें ये ठीक तरीके से देखना है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये जीवन का अविभाज्य अंग है। दूसरी बात है, छोटे बच्चों से लेकर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो गर्भ को भी स्ट्रेस है। उसमें जो गर्भजल है उसका भी प्रेशर है। माँ की और पिताजी की इच्छाओं का भी प्रेशर है। तो जीवन में आने से पहले या इस संसार में आने से पहले ही माता पिताओं की इच्छा का तनाव उस गर्भ पे, ठीक है? इसलिए सबको स्ट्रेस है। हम कभी कभी कहते हैं ना, बचपन होता तो अच्छा होता। ऐसा कुछ नहीं है। जब छोटे रहते तो लगता है, बड़े होते तो अच्छा होता। सबको स्ट्रेस है। तीसरी चीज, स्ट्रेस से हमेशा नुकसान नहीं होता। स्ट्रेस से काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होती है। वो क्या क्या अच्छी हो सकती है तो उसके बारे में डिस्कशन करते और देखते। जैसे मैडम जी ने कहा अभी कि हमें ये देखना है कि स्ट्रेस कम से कम कैसे किया जाए और जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे स्ट्रेस को फेस करे। ये एक कला है, ये एक कला है और उसमें कुछ टेक्निक्स है। तो टेक्निक्स हमें आज देखने। और दूसरी चीज़ देखनी है कि अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो क्या हो सकता है। अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो क्या हो सकता है, ये भी हमें देखना है। स्ट्रेस जब बढ़ जाता है किसी भी चीज़ में तो इतने सारे फायदे होते हैं। हमसे ज़्यादा काम होता है, हमारी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता ये ज़्यादा होती है या बढ़ती है पहले से। हम जो व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं या किसी से अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, इन सब चीज़ों में और अच्छी तरीके से बढ़ोतरी होती है। पैसा
पैसा आज जीवन की ज़रूरत है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है क्योंकि हम कम टाइम में बहुत सारे काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। पेशेंस, संयम, ये बढ़ता है। कुछ लोग संयम खोते हैं, पर एक्चुअली स्ट्रेस से संयम बढ़ना चाहिए। अभी आज बारिश हो गई, बहुत सारे अरेंजमेंट करने वाले लोग थे, उनकी भागा दौड़ी हो गई। उसके साथ साथ कुछ लोग सोच में पड़ गए कि अभी कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे। अब लोग आना है या नहीं आना है, ये किस पे डिपेंड है? आप लोगों का आना या नहीं आना, ये किस पे डिपेंड है? आप पे, आप पे। उसमें अरेंजमेंट करने वाले या मेरे जैसे लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं, बराबर। सर जी को मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, सर मैसेज डाल दीजिए, बारिश की वजह से अगर थोड़ा लेट होता है तो ठीक है, पर आ जाइए। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि मैं शांति से बैठा हुआ था, मुझे कुछ चेंज नहीं हुआ। कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, कब शुरू होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत बार हम जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसके लिए हमारी एनर्जी व्यर्थ गवा देते हैं। हमारा जितना काम है उतना ही काम करना है उस सिचुएशन में। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन। अगर लोग डर गए कि बारिश ज़्यादा होने वाली है तो थोड़ा सा अंदाज़ा ले लो और फिर लोगों को बता दो बारिश होगी या नहीं होगी आगे जाके। अगर नहीं होगी तो मैसेज क्लियर कर दो, लोगों को भी पता चलेगा, लोग भी चेक कर लेंगे। इससे कुछ ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ है, स्ट्रेस हमेशा हमें बता के नहीं आता है, तो एक जीवन की परीक्षा भी है। कुछ लोग उसमें सफल हो जाते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि चलो 6 बजे का टाइम दिया है, अभी तो बारिश रुकी हुई है, सेशन शुरू हो गया होगा, आप जाके क्या करेंगे, रास्ते पे पानी होगा, ये होगा, वो होगा। अब ये उनकी सोच। कुछ लोगों ने सोचा चलो 10 मिनट लेट हो जाएंगे पर मिलेगा तो ज़रूर, और आने के बाद पता चला अभी तक शुरू नहीं हुआ। हमारे साथ यही हुआ क्या है सर, जबलपुर वाले बिल्कुल नहीं लेते। यहाँ का वेदर ऐसा है, पानी गिरे तो इतना पानी गिरेगा, ठंड पड़ेगी तो कड़ाके की महाराष्ट्र वाले आके यहाँ को घुमाते हैं, और गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते। आपको बचपन से झेल रहे। नेचर ने आपको वैसे ढाल दिया है। बिल्कुल हाँ? में है, सभी मेरा ख्याल सहमत होगी इस बात से। ये स्ट्रेस ना होने की वजह से ही कई बार मंथन में 4-5 लोग भी होते हैं। तो इस पे भी मंथन करने का स्ट्रेस है। ठीक है, चलिए हंसी मजाक होता रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है जब ये अलग अलग सिचुएशन आती है, तो इसमें सोच कैसी रखना है ये हमें पता चलता है। कभी कभार गलत चीज़ें भी घट सकती है, फेल्योर आ सकता है, असफलता आ सकती है, पर हम कम से कम ये सोचते कि क्या करना चाहिए था, क्या सही हो सकता था। तो कभी भी स्ट्रेस को नेगेटिव मत देखिए, उसको हमेशा ये देखिए कि ठीक है, ये सिचुएशन पहली बार फेस किया है, इसमें ये अभी सीखने को मिला, आगे जाके इस अनुभव का इस्तेमाल एज ए नॉलेज करेंगे तो सेम सिचुएशन में बढ़िया कर पाएंगे। ये सबसे बड़े फायदे हैं हमें स्ट्रेस के। इस स्लाइड पे जाने से पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा जो जेन्युइन है, स्ट्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि भाई साहब जी ने कह दिया कि स्ट्रेस नहीं लेते लोग, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, अपने बच्चों की तरफ से जो भी एक्सपेक्टेशंस है या उनकी कुछ चीज़ें सही समय पे हो, जैसे कि शादी, एजुकेशन, जॉब, ये सब चीज़ों का स्ट्रेस, रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार अपने से कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं, उसका भी स्ट्रेस है। तो इन सब चीज़ों का स्ट्रेस हमारे पास है। सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है, जैसे हम बैठे हैं, लाइट जल रही है, अचानक बिजली चली गई,
1-2 घंटे के लिए, ऐसा भयंकर मन एक्सप्रेस आता है उसके लिए रेमेडी बताता हूँ जो मैं अभी लास्ट 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। एसी और फैन रहेगा तो इस्तेमाल नहीं करना है, बिना एसी और फैन के रहना है। जब चले जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। ये रेमेडी है उसका। और अगर आप ये करोगे 6 महीने तक तो आपको हड्डियों की, स्किन की कुछ प्रॉब्लम रहेगी या ना भी रहेगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। नेचर में, प्रकृति ने हमें इस तरीके से बनाया है कि अपने आप हीलिंग हो जाता है, पर हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए। जो चाहिए वो खाते हैं, जो चाहे पीते, जब चाहे सोते, जब चाहे उठते। पर प्राकृतिक अगर हम रहने लगे तो काफ़ी चीज़ें हमारी सहजता से हो सकती है। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उस पर भी मैं आता हूँ बाद में। अब ये बताइए मुझे कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का स्ट्रेस लगता है जेन्युइनली। मैंने तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। आपसे इसलिए मुझे राय चाहिए कि मैं आपको फिर उसके ऊपर या उन चीज़ों के बारे में कुछ रेमेडीज, टेक्निक्स शेयर करूँ सकूँ और फिर उसका फ़ायदा आप ले सके। इसलिए आपके कारण चाहिए या आपका एक्सपीरियंस चाहिए जहाँ पे आप स्ट्रेस फेस करते हो। ये लेक्चर नहीं है, ये शेयरिंग है। अगर आपने शेयरिंग किया तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, शेयरिंग नहीं किया, यस बोलिए। मुझे कभी-कभी किसी बात से घबराहट हो जाती है। घबराहट कैसे होती है? जैसे मानो सपोज कहीं ठीक से चलन ही हो रहा है, तबीयत कुछ हो तो नहीं गया, तो उससे भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से मुझे चाहिए कि मैं ये सब चीज़ें ना सोचूं। ये सब चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में, हम रिकवर कर जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें फिर दोबारा भी होती है, फिर वही सेम स्ट्रेस दोबारा आता है। चिंता, एक ही शब्द, इसका डिस्क्रिप्शन चिंता, अंग्रेजी में एंजाइटी। जो हुआ नहीं है पर होने का डर है। ठीक है, सही। आपने शेयर किया, आपको मैं आंसर या सॉल्यूशन देता हूं। बस एक ही पर्सन को है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं हाँ, उनका बिजनेस है ना सर। जैसे मैंने टीएमटी कराया, 10 मिनट दौड़ गया, फिर भी मेरे से बोलता है कि आपको चेस्टमेंट कर रहेगा, आप नहीं कर रहा हूँ, चेस्टमेंट कर रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आया, बात भी बोलता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें क्या स्पेस? पर एक्चुअली डॉक्टर बिजनेसमैन जो हो गए उसका क्या होता है? उनको बदलने के लिए पीछे मत भागो, हमें शाना होना पड़ेगा, हमें अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कुछ डॉक्टर्स बिजनेसमैन बन गए, वैसे कुछ डॉक्टर्स प्राकृतिक तरीके से हमें रिकवर करने के लिए भी, तो हमें सही डॉक्टर ढूंढने की जरूरत है, काम करना पड़ेगा। और कोई मतलब जैसे हम सोचते भी नहीं हैं, बैठते हैं और कोई बात मन में आई उसके लिए सोचने लगते हैं, सोचना है, यूजलेस चीज़ों के लिए भी बोला। सेम चीज है, एंजाइटी है। बोलिए। क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी आपको है कि आप खुद को बोल लेते हैं, समझ लीजिए। मुझे सुनाई नहीं दिया। सर कभी कभी ये होता है कि अपनी क्षमता जो है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाती है ना, और अपन उसको करने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, फिर चिड़चिड़ाहट होती है, उसका बहुत स्ट्रेस होता है। इसके लिए क्या इन्होंने कहा अपनी क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना, उससे स्ट्रेस आता है। बिल्कुल वैलिड है और वो हर रोज़ होता ही है, बहुत बार होता है। और कोई कारण? अनावश्यक बातें जो आ जाती है, अनावश्यक बात, अनावश्यक, हाँ एंजाइटी, ऑटोमेटिक आ गई वो एंजाइटी। और उसमें नहीं एग्जैक्टली नहीं, वो अनावश्यक वो लाद दी गई है, आने वाली है, आनी नहीं है, मगर अनावश्यकता उसमें दर्शाई जाए कि आपको ये लाद दिया जाएगा, ये करना है, भगवान फेल हुआ है तो अपना स्टेज रूम आ जाता है। उनका कहना है मुझे पसंद नहीं है वो चीज़ करना, पर किसी ने तो मुझे कहा है कि ये काम करो, तो उससे भी स्ट्रेस आता है। ऐसा दर्द तो नहीं होता, लेकिन एकदम से जैसे कोई दरवाजे या कोई छींक या अचानक से तो एक वो घबराहट होती है जो कॉन्शियसनेस
बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो उस चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉमन है, पहली बात बताता हूँ। कोई भी ये मत सोचिए कि हमें कुछ तकलीफ है, हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें कॉमन है। सिर्फ इसकी रेमेडीज हमें समझना है कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो स्ट्रेस आता है उसके सबसे प्रमुख जो कारण है वो है मैं खुद, और इसमें दो चीजें हैं, मेरा खुद का शरीर और मेरा खुद का मन। तो ये शारीरिक और मानसिक, ये दो तनाव फिलहाल हमारे पूरे कंट्रोल में। शारीरिक तनाव का संबंध हम जो भी काम करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, ट्रैवलिंग है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो डेली हमारे साथ घटती है, उन चीजों के साथ संबंध रखता है। मानसिक, आप लोगों ने जो बताया ये सब चीजें मानसिक लेवल पे थी, एक्सेप्ट सिर्फ एक थी जो उन्होंने बताई लास्ट में बैठे, उसमें सिर्फ थोड़ा सा पार्ट शारीरिक और मानसिक था, हमारी क्षमताओं के बाहर काम करना, तो उसमें शरीर भी आता है और मन भी आता है। पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस अभी देखा जाए तो मानसिक तौर पर है। आपने जितने भी उदाहरण दिए वो सब मानसिक तौर पर है। तो देखिए, यही मैं बताना चाहता था कि हमारा जीवन सहज हो रहा है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, मालूम है ना? बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, लादी पोंछने के लिए भी रोबो आया हुआ है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अभी बाद में मुझे पूछिए मत कौन सा रोबो है, कहाँ पे मिलता है, ठीक है? नेट पे सर्च मारिए। इतनी सब सुविधाएं आने के बावजूद हमारे तनाव कम नहीं हुए, ये ट्रांसफर हो गए शारीरिक तौर से मानसिक तौर पे। क्यों? क्योंकि अभी शारीरिक मेहनत कम लगती है और मानसिक मेहनत बढ़ गई है पहले के मुकाबले। 10 साल के पहले, 20 साल के पहले, 50 साल के पहले, उसके मुकाबले मानसिक मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज और एक सहयोग है कि हम बैठे हैं व्यायामशाला में। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, कसरत क्यों करते हैं? शरीर को फिट रखने के लिए, बराबर। ऐसा कोई एक्सरसाइज, ऐसा कोई कसरत हमारे मन को फिट रखने के लिए हम करते हैं क्या? या मन के लिए भी कसरत होता है, ये मालूम है क्या? कितने लोगों का ध्यान लगता है? ध्यान के डेफिनेशन क्या है मालूम है? उस पे आता हूँ मैं, उस पे आता हूँ, ध्यान पे बात करेंगे जरूर। कंसंट्रेशन भी एक चीज़ है, मेडिटेशन भी एक चीज़ है। दोनों को अगर जोड़ दिया तो रियलिस्टिक मेडिटेशन हो सकता है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। उससे पहले आजकल हमारी मेहनत ज़्यादा है मानसिक तौर पर, तो हमें शरीर के साथ साथ ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी मन पर। मन अभी दिखता नहीं है, तो क्या करें? तो मनोशक्ति रिसर्च सेंटर में इसमें काम किया था, और उसको जानने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम लेते हैं, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, और फिर जो हमारा एक्चुअल विषय है उपाय, उन उपायों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपकी ही जगह पे सहजता से सीधे बैठना है, सहजता से, ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए सहजता से आपको सीधे बैठना है। आंखें बंद करनी है, हो सके तो हाथ जोड़ दीजिए और मेरे पीछे शब्दों का उच्चारण कीजिए। विश्व कल्याण मेरा मंत्र है, आत्म परीक्षण मेरे तंत्र है,
बाहर मेरा कोई दुश्मन नहीं, अंदर कुछ शत्रु जरूर सही। दिन दिन मेरा ज्ञान कर्म बढ़ेगा, तो एक दिन सब जग मेरा ही बनेगा। विज्ञान श्रद्धा मेरा चर्म है, कृतज्ञता मेरा धर्म है। परनिंदा मेरा वर्म है, शांति समता मेरा कर्म है। मेरा, मेरे परिवार का, समाज का, मानवता का शक्ति 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 शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए, दोनों हाथ को एक दूसरे पे घर्षण कीजिए और इस ऊर्जा का अपने चेहरे से अनुभव लीजिए। ठीक है, मन तो दिखाई नहीं देता है, मन महसूस किया जाता है। इसके लिए कई डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने ब्रेन का डिसेक्शन किया, हार्ट का डिसेक्शन किया, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का डिसेक्शन किया, फिर भी उनको मन नहीं मिला। तो अभी छोटी सी बात कीजिए, आप जहाँ पे रहते हैं उस घर के बारे में सोचिए। अभी घर में कौन होगा, क्या कर रहा होगा। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, कुछ ही चंद क्षणों में, कुछ पलों में आपका मन पहुंचा आपके घर पे। इसका मतलब आपका मन बहुत शक्तिशाली है, बहुत वेगवान है। सूरज की किरण यहाँ आने के लिए, सूरज से लेके पृथ्वी पे आने के लिए कम से कम 8 मिनट का टाइम लगता है, पर हमारा मन सूरज पे पहुंचने के लिए एक पल काफी है। इसका मतलब हमारा मन सूरज से भी ज़्यादा या प्रकाश किरणों से भी ज़्यादा वेगवान है, और इसलिए उसको हम मैटर मतलब वस्तु नहीं कहेंगे, उसको हम नॉन मैटर मतलब शक्ति, एनर्जी, चेतना कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन मनोशक्ति रिसर्च सेंटर ने दे दी। और फिर मन का काम क्या है? मन का काम है हमारा शरीर का उपयोग करना और अपनी इच्छाएं पूरी करना। भूख किसको लगती है? शरीर को या मन को? तय कर लीजिए। भूख लगती है शरीर को, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हम कभी कभी शरीर की नहीं सुनते, मन की सुनते। उसी चीज पे आ रहा हूं मैं। भूख लगती है शरीर को, बहुत ज्यादा भूख लगी, आपने खाना शुरू कर दिया। खाना इतना बढ़िया बना हुआ है कि अभी आपके पेट ने आपको सिग्नल दे दिया है, भाई यहां तक भर गया है, बस हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो इतनी अच्छी सब्जी या इतना अच्छा मेनू कब मिलने वाला है मालूम नहीं, इसलिए आपने इतना खा लिया। तभी जाके कोई तो आपकी मन पसंदीदा डिश लेके आए, स्वीट डिश या जो भी हो, आपको अगर तीखा पसंद है तो तीखे वाली चीज वो लेके आया और बोला कि ये तो खा लो भाई, आपके लिए बनाई है खास। आपने सोचा चलो अभी 2 निवालों से क्या हो, आपने वो भी खा ली, इधर तक आ गए। 2 निवाले के बाद आपको उसका टेस्ट अच्छा लगा, आपने और 2 निवाले ले लिए, इधर तक आ गए। अभी आपका शरीर कह रहा है भाई बस हो गया, इधर तक आया। फिर जैसे अभी इन्होंने कहा पेट भर गया है, वो भर के ऊपर आया है पर मन नहीं भरा है। सोचा ये डिश और कब मिलने वाली है पता नहीं, बहुत महीनों के बाद, सालों के बाद मिली है, तो और 2 निवाले लिए जाए। फिर उसने 1 निवाला डाला, बोला चलो ये तो मैं झेल लिया। फिर लालच रुका नहीं, और 1 निवाला डाला, बोला अभी भी ओके, अभी भी ओके, और 1 निवाला डाल दिया, और 1 निवाला डाल दिया, और ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे शरीर था, यहाँ से मन शुरू हो गया, और मन की जब आप फॉलो करने लगे तो सब
बाहर आ गई, इसलिए आप वो जवाब दे नहीं पाए कि भूख शरीर को है या मन को है। तो बहुत बार हम शरीर के हिसाब से नहीं चलते, बहुत बार हम मन के हिसाब से चलते। तो यही पे सबसे बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या है? मन की। शरीर पेट को जितना खाना चाहिए वो सिग्नल देता है, हम रुकते नहीं है, और फिर खाते जाते अच्छा लगता है, पर उसका रूपांतरण मानसिक तनाव में हो जाता है। सिंपल एग्जांपल, बराबर। कोई कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं, आज 1 किलोमीटर चल दिया, कल 100 मीटर बढ़ा दिया, परसों 100 मीटर बढ़ा दिया, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी। कुछ लोग क्या करते हैं, आज 1 किलोमीटर डायरेक्टली, कल 4 किलोमीटर। यह स्ट्रेस शरीर पे है, और इसको करने के लिए कौन मांग रहा है? ये इच्छा किसकी है? मन बोल रहा है। आपके पैर दर्द कर रहे हैं, फिर भी आपको चलना है। पैर कह रहे रुक जा, ठहर जाओ, फिर भी मन बोल रहा है नहीं, चलना है। नींद आ रही है, रात के 10, 11, 12 बज गए, शरीर कह रहा है सो जा, मन बोल रहा है नहीं, आज इतना काम निपटा दूं, कल सो लूंगा। कल कभी आता नहीं। शरीर झेलते रहता है, झेलते रहता है, झेलते रहता है, बाद में वो उसका जो रिस्पांस देना है देता है। ये कल के सेशन में कैसे होता है ये पता चलेगा। कल का सेशन है शाम का दत्त मंदिर में, तो उस वक्त इसका खुलासा और करता हूँ, बाकी की चीज़ें देखता हूँ। ये दो चीज़ों के साथ, शारीरिक और मानसिक तनाव के साथ फैमिली का स्ट्रेस। फैमिली में बाकी लोगों को क्या चाहिए, पति को क्या चाहते, पत्नी को क्या चाहते, बाकी रिश्तेदार, घर में कोई बुजुर्ग रहेंगे, इन लॉज रहेंगे, या आपके माता पिता रहेंगे, तो उनके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है, उसका भी तनाव है। बच्चों को भी कुछ इच्छाएं रहती है हमारी तरफ से, उसका भी तनाव है। हमारे रिश्तेदार है, दोस्त लोग हैं, समाज है, इसका भी तनाव है कि नहीं है? इसका तनाव है कि नहीं है? कोई भी शादी होती है तो तनाव आता है कि नहीं आता है? जिस घर में शादी है वहां पे भी तनाव है, और जो शादी में आमंत्रित है उसको भी तनाव है, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि अभी गिफ्ट क्या दे, बराबर। जाए कैसे? अगर लंबी रहेगी शादी किसी और जगह पे तो जाए कैसे, कितने लोग जाए। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, पहले शादी में थे 3 या 4 पकवान, अभी शादी में रहते कम से कम 20-25, तो आदमी भी सोच में पड़ जाता है कौन सा खाऊं, कितना खाऊं, प्लेट में कितना भर लूं। बफे में देखो आप लोग कैसे भरते हैं, क्यों? वापस जाने का स्ट्रेस नहीं चाहिए। काउंटर पे, काउंटर कितना लंबा है? 50 मीटर, ये भी स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस है, प्लेट भर के ला दी, अब वो खाया नहीं जा रहा है, खत्म कैसे करें, उसका स्ट्रेस। तो हर जगह पे स्ट्रेस जो आ रहा है ना, ये शरीर का नहीं, उससे ज्यादा मानसिक आ रहा है। इसलिए फैमिली का भी स्ट्रेस है। 3 चीजें, और 3 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फाइनेंशियल, उसके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सबको मालूम है। 2 चीजें और है, राजकीय और सामाजिक। यहाँ पे अगर सरकार बदल गई तो भी कुछ लोगों को स्ट्रेस आने वाला है, सामाजिक परिस्थिति बदल गई तो भी स्ट्रेस आने वाला है। अब मुझे आपसे एक राय चाहिए, इसमें से कौन से स्ट्रेस पे काम करना चाहिए, कौन से स्ट्रेस पे काम नहीं करना चाहिए। इस सवाल को और आसान कर देते हैं, कौन से स्ट्रेस पे डायरेक्ट कंट्रोल है, कौन से स्ट्रेस पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। मानसिक कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, और शारीरिक पे नहीं होता, इस नहीं होता। आपको एग्जांपल दी। मानसिक और शारीरिक पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें
राजकीय नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। या समाज के हाथ में है, इसलिए सामाजिक भी नहीं कर सकते। कौटुंबिक भी मतलब परिवार चलता है, उस पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके थॉट्स हैं। बाकी लोगों का कुछ कहना, कुछ अलग रहा, कर सकते हैं सर, आर्थिक पर भी आर्थिक पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये सब लोग है ना राजकीय बन गए, कुछ बोल नहीं रहा है। वो अभी सोच रहे हैं कि बाकी लोगों को बोलने दो, अभी स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें अभी बहुत डिप्लोमेटिक खेलना है, ऐसे मत कीजिए। चलो, इसमें और एक चीज है, कुछ नैसर्गिक आपदा या विपदा आ गई तो क्या करोगे? हमारे हाथ में कितना है? कुछ नहीं है, बराबर। पर ये जो भी हमारे निसर्ग में जो भी उथल पुथल हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग ही। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक्शन, हमारे हाथ में सोचना नहीं है बहुत ज्यादा। क्या कर सकते हैं? सब पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, ये सब कुछ मालूम है। करते क्या है? हम कुछ नहीं करते। पर जब कुछ घटित हो जाता है तो हम सब चर्चा करने बैठ जाते हैं, बराबर। तो इसी वजह से स्ट्रेस आता है। जो हाथ में है वो करते नहीं है, पर हम चर्चा करते जो कर नहीं सकते, या जो करने की चाहत है पर करते नहीं है। पहली चीज, यहाँ पे कंट्रोल हमारा कहा जाए तो बहुत ज्यादा है, कहा जाए तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ काम करना हमारे हाथ में है। जो बाद में होता है उसके बारे में सोचना ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। उसका डिसेक्शन जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट है वो कर लेगी, वो बता देगी। हमें उसमें सिर्फ क्या करना है, आगे जाके क्या सीखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राजकीय। राजकीय में हमारा सिर्फ इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि किसको वोट देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये हमें समझना है। इतना ही हमारा जिम्मेदारी है। अगर आपको इसमें सक्रिय सहभाग लेना है तो किसी राजकीय पार्टी को ज्वाइन करो और काम करो। पर बहुत बार हम लोग ये काम करते हैं, किसी पार्टी में भी शामिल नहीं होते, कोई राजकीय काम भी नहीं करते, पर उसके बारे में हर रोज बातें करते, और उससे हमारे सब अच्छे मित्र अच्छे शत्रु बन जाते हैं। ऑफिस में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम अलग विचारधारा में, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? विचार रखना अलग बात है और वहाँ पे काम करना अलग बात है। सिर्फ विचार रखने से अगर किसी का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हमें रुकना चाहिए। अगर मुझे उसमें कुछ सक्रिय काम करना है तो वहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो फिर उसका स्ट्रेस यूटिलाइज होगा। और अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो उसका स्ट्रेस खामखा आप पे असर करेगा। ये दूसरा, तो ये भी हमारे उतना कंट्रोल में नहीं है अगर हम पार्टिसिपेंट नहीं है, अगर हम राजकीय व्यक्ति या राजकीय किसी पार्टी में सहभागी या कार्यकर्ता नहीं है तो। तीसरी चीज है सामाजिक। अब इसका उत्तर भी बहुत अलग तरीके से समझना पड़ेगा। समाज में कुछ अघटित होता है तो उसका परिणाम हम सब लोगों पे हो जाता है। समाज मतलब क्या है? समाज दिखा सकते हैं हम लोगों को? समाज मतलब क्या है? क्या है समाज? किससे बनता है? व्यक्तियों से बनता है समाज। एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति आके बनता है परिवार, अनेक परिवार आके बनता है समाज। तो फिर अगर मुझे समाज बदलना है, अच्छा करना है, तो मुझे किस पे काम करना पड़ेगा? ये बहुत आदर्श है। व्यक्ति पे काम करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति चुनना है, जिस पे काम करना है, उसमें दूसरों के प्रति हम बहुत बार सजेशंस देते हैं कि इसने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर हम उसकी शुरुआत खुद से कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हम हैं जिस पे पूरा कंट्रोल हमारा है, बाकी किसी पे कंट्रोल हमारा नहीं है। तो इसका भी उत्तर मैंने आपको दो तरीके से दे दिया है। आपको समाज बदलना है तो भी हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी, और व्यक्ति बदलना है तो भी हमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दायरा बाजू कर दीजिए। फिलहाल समाज के बारे में मत सोचिए। देश का भी भला करना है तो भी व्यक्ति का भला करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति है ये रहता है हमेशा परिवार में, सही है ना?
परिवार में रहता है, तो परिवार में भी सब लोग व्यक्ति है। परिवार मतलब क्या है? समाज का छोटा सा एंटिटी, और परिवार भी बना हुआ है व्यक्तियों से। तो सबसे पहले काम कहाँ पे होना चाहिए? देश पे होना चाहिए, स्टेट पे होना चाहिए, परिवार पे होना चाहिए, या व्यक्ति पे होना चाहिए? परिवार और समाज ये दोनों व्यक्ति से बने हुए हैं। तो हमेशा हमारा सबसे पहला काम शुरू होना चाहिए व्यक्ति से। और सबसे बढ़िया व्यक्ति कौन है? जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल है, वो हम है। इसलिए आगे से हम आज से स्ट्रेस कम हो, इसलिए किस पे काम करेंगे? खुद पे काम करेंगे। तकलीफ हो रही है थोड़ा बोलने में। खुद पे काम करना होगा अगर आपको स्ट्रेस का सही मैनेजमेंट करना है तो, क्योंकि बाकी लोगों को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारा कंट्रोल उन पे नहीं है। ये समझ लीजिए, मेरा पति वो भी अलग व्यक्ति है, मेरी पत्नी वो भी अलग व्यक्ति है, मेरे बच्चे वो भी अलग व्यक्ति है। जब तक वो डिपेंडेंट है तब तक वो आपकी सुनेंगे, पर बाद में वो अगर चीज उन पे तनाव ला रही होगी तो उसमें विद्रोह करेंगे। इसलिए हमें बदलना पड़ेगा खुद को। ये मैं थोड़ा सा अजीब बता रहा हूं पर ये सच है। इसलिए साधु संतों ने भी बताया हुआ है किसी से भी अपेक्षा मत करो। ठीक है, तो अभी अपेक्षा किससे रखनी है? हमें खुद से रखनी है। चलो, ये सबसे पहली सीख है आज के सेशन की। तो अभी आगे जाके हम सिर्फ काम करेंगे खुद पे, बराबर। और ये इस क्यों जरूरी था ये समझना, खुद पे काम करना है, क्योंकि ये रीजन है। कोई भी तनाव आता है तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? खाना लगा हुआ है, भूख लगी हुई है, भूख खत्म हो गई, समस्या खत्म हो गई। हम रुके क्या? नहीं रुके। हमने ज़्यादा खा गए, वोमिटिंग हो गया और समस्या शुरू हो गई। इच्छा मूल कारण है। इच्छा इच्छा कहाँ से आती है? मन से। शारीरिक इच्छा अलग है, मानसिक इच्छा अलग है। शारीरिक इच्छा सीमित है, उसको उस वक्त पे खाना मिल गया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, वो पूरी हो गई, बराबर। पर मानसिक इच्छा अलग है। पहली साइकिल थी, पहले पैदल जाते थे, बाद में साइकिल मिली, साइकिल के बाद टू व्हीलर, टू व्हीलर के बाद फोर व्हीलर। अब ट्रक नहीं चला सकते, इसलिए फोर व्हीलर में भी बड़ी फोर व्हीलर, बड़े फोर व्हीलर में भी बड़ी कीमत की फोर व्हीलर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कार चाहिए। बड़ी कीमत की क्या जरूरत है? किसकी जरूरत है बड़ी कीमत? पहले भी साड़ी पहनते थे, आज भी साड़ी पहनते हैं, पहले भी कपड़े पहनते थे, आज भी कपड़े पहनते हैं, पर वो इसी कलर के चाहिए, इसी डिजाइन के चाहिए। ये चाहत शरीर की नहीं है, ये चाहत मन की। मैचिंग होना चाहिए। शरीर कभी बोलता है क्या कपड़ा आज मैचिंग नहीं पहना? नहीं चाहिए। तन बोलता है कभी? नहीं, मन बोलता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ऐसा किसको लगता है? ऐसा किसको लगता है? हमारे मन को। जबकि लोग कुछ भी नहीं कहते, पीछे कहते, वो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए। सामने तो कुछ नहीं कहते ना, छोड़ दीजिए ना, फिर उसमें क्या फिक्र करनी है। पीछे तो सबके पीछे कहा जाता है, मोदी जी के पीछे भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी जी के भी पीछे कहा जाता है, राजीव गांधी के भी पीछे कहा जाता है। क्या करना है उसका? कुछ फायदा नहीं है। कर्म करे, बड़ी बढ़िया बात। दूसरी चीज है स्वभाव। स्वभाव पे सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभी मन तो दिखाई नहीं देता, पर मन के माध्यम से इच्छाएं व्यक्त करते हैं, विचार प्रकट करते हैं, पर प्रकट करते वक्त जो हमारा व्यवहार है लोगों के प्रति, वो है हमारा स्वभाव। तो हमें काम किस पे करना पड़ेगा? स्वभाव पे काम करना है। मन पे रिफ्लेक्शन होगा स्वभाव में। जैसे जैसे काम मन पे होगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन स्वभाव में होगा। आगे जाके हमें काम करना है
वातावरण, बाहर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उस परिस्थितियों में। यहाँ पे परिस्थिति में लिमिटेड ले रहा हूँ कि हमारे घर में क्या परिस्थिति है, हमारे समाज में क्या परिस्थिति है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। राजकीय, नैसर्गिक ये सब छोड़ दो, हमारी आर्थिक कंडीशन के लिए भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। इसलिए हमें कुछ बाकी परिस्थितियों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, तो मुझे शो ऑफ करना जरूरी है क्या? कोई बिजनेसमैन है, उसने गाड़ी खरीदने के बाद उसको कुछ ना कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। मुझे ना गाड़ी की जरूरत है, ना मुझे शो ऑफ करना है, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मुझे एक्स्ट्रा बिजनेस मिलना है, पर मुझे गाड़ी चाहिए। क्यों? मेरी फैमिली को ले जाने के लिए। तो फिर मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है जो अच्छा कंडीशन में है, भले वो मारुति सुजुकी है या किसी और कंपनी की है, मुझे गाड़ी बदलने की ज़रूरत है क्या? ये सवाल पूछना पड़ेगा। इसको कहते हैं बाहरी कंडीशन। किसी और ने दूसरी गाड़ी ले ली, किसी और ने दूसरा घर ले लिया, मुझे ज़रूरत है क्या? इसलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये सही नहीं है कि जो लोग करते हैं वो हमेशा सही हो, क्योंकि बहुत बार अच्छी चीज़ों की शुरुआत या अलग ट्रेडिशन की शुरुआत किसी एक ने की है, वो कभी भी ग्रुप में नहीं। अगर वो ग्रुप में होती थी तो शायद हमें ये सोचना ही नहीं पड़ता था। इसलिए हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अब इच्छा और मन पे काम कैसे करें? तो जब भी मुझे कुछ इच्छा निर्माण होती है तो उसके साथ गति निर्माण होती है। गति निर्माण होने के बाद उसका परिणाम दिखाई देता है। जैसे कि रास्ते पे कुछ एक्सीडेंट हो गया और मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इस इंसान को हॉस्पिटल में लेके जाना है, बराबर? यहाँ पे आप न्यूट्रल रहोगे या आपकी धड़कनें तेज होगी? तेज होगी या सामान्य रहेगी? तेज होगी। अभी के पोजीशन में तो अभी तक एक्सप्रेस ऊर्जा वातावरण तो आदमी बिल्कुल बैठा है, तो जो कानून व्यवस्था जो है उसके कारण आदमी हाथ डालने नहीं बनता। आपकी बात सही है, पर कानून व्यवस्था बदली है, इसका भी हमें नॉलेज चाहिए। नहीं आता, नहीं आता, नहीं बदली। अभी आप उनका काम है पूछना, पर उसमें अभी और एक सेक्शन आ गया है जिसमें आपको तकलीफ नहीं दे सकते, पर पूछताछ करना ये तो उनका प्राइमरी काम है। अभी भी जो कंडीशन है ठीक है, इस पे हम तो आप इस पे दो राय हो सकती है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा वैयक्तिक एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, उससे मैं आपको बताता हूँ। आपका व्यक्तिगत हो सकता है, मेरा भी व्यक्तिगत है। मेरा भी टूरिंग जॉब है, 40 साल मैंने भी टूर लाइन में काम किया है। मैंने इतनी कंडीशन देखी है, सामने वाले को कोई दमों सागा या तेल खड़ा है दिसंबर में सोचा कि जाए रोड में एक्सीडेंट हो रहा, पर हाथ लगाने कोई भी गाँव वालों भी हाथ लगाने को तैयार नहीं मिली और फालतू किसी पुलिस के लपड़े में फंस जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो सब तरीके से बर्ताव करेंगे। अभी तो नया ट्रेडिशन है, कुछ अगर घटना घटती है तो लोग शूटिंग करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने लोग हैं ना, जितनी व्यक्ति है, उतनी प्रकृति है, उतने स्वभाव है, तो कौन कैसे काम करेगा ये अलग बात है। हम यहाँ पे सिर्फ हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ। आपको ना पसंद आए छोड़ दीजिए, दूसरा उदाहरण ये लीजिए। मुझे बताना है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, हमने वहाँ पे मदद करने की कोशिश की, हमारा इंटेंशन सही है, हमने उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अब दो संभावना है, अगर क्रिटिकल कंडीशन रहेगी तो शायद वो पेशेंट बच पाएगा या फिर नहीं बचा पाएंगे। अब इन दोनों केस में हमारा बर्ताव कैसे रहता है या हमारी सोच कैसी रहती है? जब हम कोई काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है उसमें हमारी सोच रहती है, अगर वो व्यक्ति बच गया और नॉर्मल हो गया तो हम कहते हैं कि चलो हमने प्रयास किया था और सफल हो गए, उसकी जान बच गई। अगर उसकी जान चली जाती है तो हम कहते हैं कि उसकी जान चली गई, दुखद घटना हो गई, पर कम से कम हमने प्रयास तो किया। हम अपने मन को तसल्ली देते हैं
हमारे मन को तसल्ली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पहचान का नहीं है, पर हमने प्रयास किया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर्पस क्या था कि किसी तरह उसकी जान बचाने की कोशिश की जाए, ये पर्पस था। उसमें सफलता मिली ना मिली इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उस पल के लिए हमें ये लगा, हमें ऐसा लगा कि ये गलत हो गया, उसकी जान चली गई, पर उस पल से हम वापस दूसरे पल में बाहर निकल आए तो तनाव खत्म हो गया, भय डर ये निकल गया। अब इसी घटना को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप रोड से जा रहे हैं और किसी अपने का एक्सीडेंट हुआ है, किसी अपने का एक्सीडेंट हुआ है, तब क्या होगा? हम ज़्यादा भयभीत होंगे। हम कुछ तो कोशिश करेंगे हॉस्पिटल लेके जाने की। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वापस दो संभावना है, एक जान बच जाएगी या नहीं बच जाएगी। अगर जान बच गई तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, अगर जान नहीं बची तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। यहाँ पे दोनों घटना सेम है, सिर्फ व्यक्ति एक हमारा है एक पराया है। सिर्फ उस कनेक्शन से आपके मानसिक तनाव में डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ ना? इसका मतलब क्या है मालूम है? अटैचमेंट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा तनाव रहता है। पॉजिटिवनेस जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा तनाव रहेगा। किसी और का फोन रास्ते पे गिर गया, अरे किसी का तो फोन गिर गया, आपने उसको आवाज देने की कोशिश की पर उसको सुनाई नहीं गई, वो चला गया। हमने कोशिश की, हमने छोड़ दिया। हमारा फोन गिर गया, किसी ने तो हमें भी आवाज दी, हमें सुनाई नहीं दी, हम चले गए। जैसे ही घर गए पता चला अपना फोन गायब है। क्या हालत हो जाती है? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? जब चीज अपने खुद की, हाँ राइट, तो इसमें यह कहा जाता है कि पॉजिटिवनेस जो है वो हमारा मानसिक तौर पे है, जो लगाव है वो मानसिक तौर पे है, उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। जो घटना होती है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो तकलीफ कम होगी। बच्चे को एग्जामिनेशन में कम मार्क्स मिले, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों को कम मार्क्स मिलते हैं क्या? मिलते हैं। आपकी अपेक्षा से कम है क्या? जरूर कम है। पर इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की, या फिर उसने समझ नहीं लिया, या फिर उससे कुछ गलती हो गई। तो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट होना चाहिए? यहाँ पे अगर स्ट्रेस ले लिया तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। पर यहाँ से स्ट्रेस आने के बावजूद आपने उस बच्चों को सही तरीके से समझाया, पहले उसकी हौसला अफजाई की कि तू डर मत, अब ये तू एनालिसिस करके किन चीज़ों से तेरे मार्क्स कम आए, उस पर काम करने के बाद इस पे क्या करना चाहिए, उपाय सॉल्यूशन वो समझ ले और अभी से मेहनत करने के लिए शुरुआत कर। ये उसका सही तरीका है। बराबर? आपने कुछ काम किया, पहली बार किया, गलती हो गई, किसी ने आपको डांटा, आपको बहुत बुरा लगा। अगर हम उस बुरे लगने के कारण आपने काम ही करना छोड़ दिया तो क्या होगा? आप में कुछ सुधार नहीं होगा। तो मुझे यही कहना है कि जो भी हम काम करते हैं ना, उसमें रिजल्ट क्या आता है इसके बजाय हमसे लोग क्या कहते हैं, ये अगर सही बात है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उससे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ही उसका तनाव लेना है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उनके सुझाव से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें कुछ बेहतरीन चीज़ें नहीं होने वाली है, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। यही चीज़ें हमारे विचार में भी होती है। जो विचार हमें बेहतर बनाते हैं उनका स्ट्रेस लेना चाहिए, जो विचार हमें कमज़ोर बनाते हैं उनको छोड़ना चाहिए। आपके 2-3 लोगों के जो कंडीशन थे एंजाइटी के,
उसकी रेमेडी मैंने आपको दी है अभी। और एक चीज रखनी चाहिए हमेशा, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, कभी भी गलत होगा इसके बारे में सोचो ही मत, हमेशा संभावना रखो कि अच्छा ही होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे, उस प्रयास से अच्छा ही होगा। सबसे सिंपल चीज, कभी भी गलत नहीं सोचना है। अगर मन में कभी गलत सोच आती है, किसी चीज का डर लगता है, तो उन विचारों को कट कर देना है। सीधे मन में बोल दीजिए 3 बार, कट कट कट, नेगेटिव थॉट निकाल दीजिए। सोचिए नहीं नहीं, बारिश रुकेगी, लोग सही से आएंगे, सेशन होगा, भले ही लेट शुरू होगा पर होगा। कुछ मत सोचिए, कोई बाहर गया हुआ है, लेट आ रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं, चलो सब सही सलामत रहेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे, वह सब सही होना चाहिए। गलती से भी गलत विचार मत कीजिए, जो नहीं है, जब तक वो रियलिटी में नहीं है तब तक कुछ भी विचार मत कीजिए। ये इसलिए हमें विचार का इंटेंशन बहुत सही रखना है। सबसे ज्यादा चीज स्ट्रेस देने वाली है हमारी इच्छा, स्वार्थी इच्छा। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि आपको षड विकारों पे काम करना है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, षड, माया। ठीक है, तो इन 6 चीजों पे आपको काम करना है। इंद्रिय सुख कितना ले पाएंगे, जितनी उसकी जरूरत है। वो खाना भी आ गया, रोटी कपड़ा मकान, उतनी जरूरत है, उससे ज्यादा आपको अच्छा लगता है ले लीजिए, अफोर्ड कर सकते ले लीजिए, पर उसका स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा घर लिया पर अब मुझे स्ट्रेस आता है कि इसको साफ कैसे करो। बहुत बड़ी गाड़ी ले ली पर अब स्ट्रेस आता है कि इसको इतने सारे भीड़ भाड़ वाले रास्तों से कैसे चलाओ। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो चीजों का विपरीत परिणाम होता है। इसलिए यहाँ पे विषमता, बहुत बार हम विषमता में जाते हैं कि हम कुछ तो अलग करें। इमोशंस, मन पे क्यों काम करना है, इमोशंस, एंजाइटी, अनचाहा काम। किसी ने मुझे अनचाहा काम दे दिया, करके देखो ना, कभी किया नहीं है, अगर करना जरूरी है, मैंडेटरी है, काम के जगह पे है, अपना जॉब है, कर दो। अगर समझ में नहीं आता किसी से पूछ लो। और अगर काम करना ही है, रोटी बनानी है, तो गुस्से में आके बनाने से अच्छा है उसको प्यार से बनाया जाए, तो खाने वाले को अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से कुछ जॉब करना है और वो करना ही है, तो उसको मन से कीजिए। काम शायद आसान नहीं होगा, पर जिसके लिए करेंगे उसको अच्छा लगेगा। ये करके देखिए, क्योंकि इसका स्ट्रेस हम पे ही आने वाला है। जो काम पसंद नहीं है ना, वो करने में बहुत दिक्कत होती है, और जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक वो काम नहीं कर पाओगे, कितना भी करो। तो इसलिए हमें इमोशंस पे कंट्रोल करना है। जब हम इन इमोशंस में जाते हैं, ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करते, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ घटती। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ग्लूकोज, डायबिटीज, ये चीज़ें बढ़ जाती है, डाइजेशन, एसिडिटी, इनकी तकलीफ शुरू हो जाती है। जो आंखें या जो बीच में जो लेंस है, नेचुरल लेंस, इसकी साइज बढ़ जाती है। शरीर पे अलग अलग जगह पे अलग अलग असर होने पड़ता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब मैं ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा हूँ, बराबर, या आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो क्या होता है, पसीना। तो ये भी एक स्ट्रेस है, पर ये शारीरिक लेवल का स्ट्रेस है, इसलिए वो आपकी बॉडी खुद हील कर पाती है। पर आपने आपकी क्षमता से बाहर जाके काम करने का सोचा, तो वो शारीरिक स्ट्रेस आपसे नहीं हो सकता, वहाँ पे शरीर आपको साथ नहीं देगा। आपकी शरीर क्षमता है, पर मानसिकता से आप कहते कि नहीं ये मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो भी आप नहीं उठा सकते। इसके बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है और बहुत बड़ा पत्थर है या बहुत बड़ी गाड़ी है, वो छोटा जीव उसको हिला नहीं सकता है, पर उस सिचुएशन में उस छोटे जीव ने, बच्चे ने वो गाड़ी को हिला दिया है। ये भी स्ट्रेस से संभव हुआ है। तो इसलिए हमें स्ट्रेस में और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो इतने सब चैलेंजेस हैं जो पहले मैंने बताया, उसके साथ साथ ये भी चैलेंजेस आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड। उसके बाद
फैमिली में जब हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है या बाकी जगह पे बिहेवियर चेंज होता है तो भी तकलीफ होती है। जहाँ पे हम जॉब करते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे भी हमारा बर्ताव बदल जाता है अगर हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहेंगे। उसके कारण लोगों के प्रति जो भी हमारा व्यवहार है इसमें तनावपूर्ण व्यवहार हमेशा होता है। लोग आपकी इमेज नहीं, ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये तो हमेशा चिढ़ते, इस तरीके से आपको इग्नोर करना शुरू हो जाते। उसके कारण आपके पीछे या कभी कभी आपके सामने ही लोग हमें कुछ भला बुरा कह देते, ये भी होता है। अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्लाइड शो बंद हो गया है, मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी हमें उपाय क्या करने हैं? एक तरीके से लाइट गई ना वो अच्छा है, क्योंकि जब उपाय होते हैं ना तो सिर्फ खुद पे करने पड़ते हैं और उसके लिए टाइम और एक माहौल बनाना पड़ता है, वही ये माहौल है। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन की डेफिनेशन है जीरो थॉट, विचार शून्य अवस्था। आप में से कितने लोग एक पल रह पाएंगे जहां पे उस पल में मन में एक भी विचार नहीं है? ऐसे पल में रह पाओगे? रह पाओगे? ठीक है, हमारे पास मशीन्स है, वो मशीन आपके विचार मेजर करती है और अगर आपके मन में सिंगल भी थॉट आ गया तो भी वो वेव बनाती है। सिंपल मशीन से। तो लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में एक आधे व्यक्ति को यह संभावना है कि वो विचार शून्य अवस्था में जा सकता है। ठीक है, तो रियल मेडिटेशन क्या है हमारे लोगों के लिए? किसी ने तो कंसंट्रेशन कहा था, तो हमें कंसंट्रेट करना है एक ही चीज पे एट ए टाइम। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो उस वक्त मेरा ध्यान, मेरा मन, मेरे सब विचार उस काम के बारे में होने चाहिए। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो हम लोग क्या करते हैं? टीवी चालू कर देते हैं, समाचार सुनते हैं, कुछ लोग मोबाइल चालू कर देते हैं। कुछ लोगों के घर में बच्चा खाना नहीं खाता है तो क्या होता है? मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं या ठूसते हो? आप ही देखो, मैंने सिर्फ पूछा आपसे। खाना ठूसा जाता है, खिलाया नहीं जाता है, बराबर? खाना खाते वक्त मेरा पूरा ध्यान खाने पे रहे। रोटी का टेक्सचर कैसा है, रोटी का कलर कैसा है, रोटी का स्वाद कैसा है, रोटी की जो खुशबू आ रही है वो कैसी है, मेरे चबाने में रोटी का जो स्वाद मुझे धीरे धीरे निखर के आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसको कितनी बार चबाना चाहिए, कितनी बार चबा के हो गया है, और उसको चबाते रहना चाहिए या उसको ढके निगलना चाहिए। बहुत बार वो निगलना भी नहीं होता, वो डोर पे लिखा होता है ना पुश हो जाता है। तो जितना आप सही से उसको चबाओगे उतना वो आपका रिस्पेक्ट करेगा खाना। आपको किसी ने जहर भी दे दिया और उसको आपने ना चबा चबा के उसका पानी कर दिया खाने का, निवाले का, तो उसमें से वो जहर भी अलग कर देगा। इतनी पावरफुल क्षमता हमारे बॉडी में है, हमारे ब्रेन में है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है। हमें आदत पड़ गई है टीवी लगा के खाना खाओ, ये आदत है। तो हमें आदत बदलनी है, खाना नहीं बदलना है, फैमिली भी नहीं बदलनी है। फैमिली में जो व्यक्ति है उनकी आदतें धीरे धीरे बदलनी है। बहुत सारे तान तनाव घर में इसलिए होते हैं, हर रोज नहाने के बाद तौलिया सुखाने को नहीं डाला जाता, वो वहीं पे बेड पे फेंका जाता है, बराबर? बहुत साल हो गए यही चलता है। तो सिर्फ आदत बदल दो, उसके लिए समझा दो, उसके लिए कुछ अलग से नुस्खे भी अपना लो। वो नुस्खे मैं अभी बताऊंगा नहीं तो यहीं पे युद्ध शुरू हो जाएगा ठीक है, और ढूंढ के निकालो। एक तो समझा दो, नहीं तो अलग तरीके से करो। समझाने से भी काफी चीजें होती है। 4 बार में से 2 बार भी कर लिया ना तो भी जीत है, तो भी सफलता है, तो भी स्ट्रेस कम होता है। या फिर खुद को इस तरीके से ढाल दो, आप टॉवेल डाल दो
मैं लगा दूंगी। उसका स्ट्रेस मत लीजिए। फिर स्ट्रेस लेने के बाद कुछ काम का नहीं है, भले वो गलती रहे या ना रहे। तो मैंने आपको एक उपाय दे दिया, मेडिटेशन या फिर कंसंट्रेशन, जो लेना है वो ले लो। मेडिटेशन करते वक्त गाइडेड मेडिटेशन ले लो, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन ले लो, या किसी कोच के साथ, किसी आवाज के साथ मेडिटेट करो। इसमें सबसे सही मेडिटेशन कौन सा है? तो नेचर में जो आवाजें हैं पंछियों की, उसके बाद है हवा, पानी, झाड़ के पत्ते, इन सब चीजों की जो आवाज है, ये आवाज आपको इजीली अल्फा स्टेट में लेके जाती है। तो उन चीजों पे मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे दो चीजें आपके लिए लाई है। एक है योग शक्ति ध्यान करके एक किट है, योग शक्ति ध्यान करके किट है। इसमें सब किताबें इसके रिलेटेड और कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें भी है इसमें, जिसपे आप ध्यान, मेडिटेशन या कंसंट्रेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ और दो किताबें, शरीर पर प्रार्थना का प्रभाव, या दूसरी एक चीज है शरीर के साथ संवाद, यह भी मेडिटेशन का ही काम करती है। दूसरी चीज हमें करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा सत्कृत्य करना है, सद्भाव से काम करना है। सद्भाव से काम करना मतलब क्या? तो जो भी काम करते, आपके ऑफिस का, हमारे घर का, या फिर बाहर जाके किसी संस्था का, या रोड पे हम चल रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे, फिर भी हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा सद्भाव होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है विचारों का परिणाम कैसे होता है। तो सद्भाव जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये दूसरी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी है सत्कृत्य हमेशा करना है, कम से कम हर रोज 1 घंटा करना है। कैसे करें? किसी संस्था से जुड़ जाओ, किसी अच्छे काम में शामिल हो जाओ, किसी अच्छी योजना में शामिल हो जाओ, जिसमें मेरा शायद फायदा नहीं है पर सब लोगों का फायदा है, समाज का फायदा है, राष्ट्र का, देश का फायदा है। ये तीसरा उपाय। चौथा उपाय, हमारे घर में प्रार्थना समझ बूझ कर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते, प्रार्थना भी करते। मंदिर में जाने के बाद हम क्या करते? मंदिर में हम पहले पूछना पड़ेगा जाते हैं क्या? जाते हो? जाते हो। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? मानसिक शांति के लिए। उसके आगे जाके नहीं, अभी आइडियल आंसर नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल बोलोगे तो उपाय दे पाऊंगा, आइडियल बोलोगे तो जरूरत नहीं है उपायों की। मन्नतें रहती है, कुछ मांगना रहता है। एक नारियल चढ़ाते हैं, बोलते हैं इतनी मन्नत पूरी कर दे, अगली बार 11 नारियल चढ़ा दूंगा। बराबर? ये व्यवहार है, या एक तरीके का जो बच्चों के साथ व्यवहार है कि ये कर दे तो ये दे देंगे, उसी तरीके का व्यवहार है। भगवान को क्या लेना देना है आपसे? अगर आपकी श्रद्धा भगवान में है तो भगवान को क्या लेना देना है आपके एक नारियल से? भगवान लालच करेगा आपके 11 नारियल का? अगर भगवान पे श्रद्धा है तो इन चीजों की कुछ जरूरत नहीं है। अगर निसर्ग में श्रद्धा है, नेचर पे श्रद्धा है, तो भी इन चीजों की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी होगी हमें कि मेरे विचार कैसे हैं और मेरे कर्म कैसे हैं। सत्कृत्य बता दिया, विचार बता दिया। अभी घर में हमें एक काम करना है, प्रार्थना। क्यों प्रार्थना करनी है? क्योंकि प्रार्थना में हमें खुद का स्वभाव बदलने की ताकत मिलती है, खुद का व्यवहार बदलने की ताकत मिलती है। अभी हमने शुरुआत की प्रार्थना से, विश्व कल्याण मेरा मंत्र है, आत्म परीक्षण मेरे तंत्र है, बाहर मेरा कोई दुश्मन नहीं, अंदर कुछ शत्रु जरूर सही, दिन दिन मेरा ज्ञान कर्म बढ़ेगा तो एक दिन सब जग मेरा ही बनेगा। इसलिए ज्ञान बढ़ाना है और कर्म बढ़ाना है।
ज्ञान और कर्म बढ़ाने के लिए सबसे भक्तिदायी मार्ग जो है वो है प्रार्थना या पूजा या श्रद्धा। आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ज़्यादा मंदिर है और लोग भी भाविक है। तो इस भावना का इस्तेमाल अच्छी तरीके की सोच समझ वाली प्रार्थना करने के लिए कीजिए, जिससे हमारा स्वभाव और कर्म और अच्छा हो। ये उपाय है सबसे बढ़िया। इसके इन चारों पांचों चीजों का परिणाम क्या होगा मालूम है? हम में तो बदलाव होगा, पर आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार में बदलाव होगा। इसलिए आगे का एक नुस्खा बताता हूं। अभी बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन है, तो चांसेस कम है कि आपके माता पिता रहेंगे अभी। फिर भी आपको एक काम करना है, आपके माता पिता को याद करना है, आकाश की तरफ देखना है और उनको 2 प्रणाम करने नीचे झुक पे। ठीक है, ये 2 नमस्कार हो गए। उसी तरीके से आपके इन लॉज सास ससुर उनकी भी याद करनी है। अगर वो उनका देहांत हो गया है, अगर वो जीवित है तो उनको फोन करके बताना है और उनको भी नीचे झुक के प्रणाम करना है। जिस दिशा में वो रहते या आपके साथ रहते तो सामने ही आपको प्रणाम करना है। ये 4 प्रणाम हो गए। 5वां प्रणाम करना है पत्नी ने पति को, जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड है। और थोड़ा सा अभी अलग लगेगा, पति ने पत्नी को। संसार के 2 पहिए हैं, एक पति और पत्नी। बैटरी के 2 जो सेल्स है, एनोड और कैथोड, ये भी पति और पत्नी है। जब कोई तो एक बोलता है या उसको अहंकार हो जाता है कि मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूं, इसको कुछ समझ में नहीं आता, और जब उनमें कम्युनिकेशन या कनेक्शन होता है तब वायर लगाते ही बैटरी में स्पार्क होता है। उसी तरीके से जीवन में हम में झगड़े या डिफरेंस मतभेद होते, वो ना हो, इसलिए हमें ये प्रोसेस करना जरूरी है। और आपको मैं ये बताता हूं तो ये काफी सालों से मैं ये करते आ रहा हूं। मैं करना शुरू किया क्योंकि हमारी संस्था में जितने भी साधक है, वॉलंटियर्स है, ये लोग खुद की बीवी को नीचे झुक के प्रणाम करते हैं। इसका फायदा बाकी लोगों को कितना हुआ मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। रिस्पेक्ट लेना और देना, ये 1 वे ट्रैफिक नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। जब आप इस तरीके से रिस्पेक्ट देते हो किसी को, तो सामने वाली व्यक्ति भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देती है। जब आप ये करोगे 3 महीने 6 महीने, उसके बाद अभी आप में से काफी लोग कहेंगे कि हमारी तो अभी जिंदगी निकल गई, अभी हम लास्ट के फेज में, तो जाते जाते भी कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। वो क्यों करने हैं? हमारी आगे की जो जनरेशन है वो अगर ये देखेगी नहीं तो करेगी कैसे? बराबर कर दो या नहीं करो, कैसे करो। हमारे आगे की जनरेशन ये कब करेगी? जब वो देखेगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज है आगे की जनरेशन ने कर लिया या आपने बता दिया, उसके आगे की जनरेशन जो अभी छोटी है, 5 साल 10 साल 15 साल, उनको आप बताने जाओ तो उनके लिए ये वक्त है और 10-15 साल का। पर अगर आपने उनके सामने ये कर लिया तो वो याद रखेंगे और जब वक्त आएगा तो जरूर वो उसके बारे में सोचेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा अलग है पर बहुत बढ़िया काम करता है। आपके घर में जितने भी झगड़े होते हैं किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से, ये धीरे धीरे पूरे बंद हो जाते हैं। फिर बचता है सिर्फ अलग कहना और बाद में एक होके काम करना, यही होता है। इसलिए ये करके देखो। 17-18 साल से मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है मेरे लेवल पे, और उससे पहले एक्सपीरियंस किया है काफ़ी बाकी लोगों के लेवल पे। तो इसलिए ज़रूर कीजिए, अलग है पर बहुत प्रभावी। इसके आगे जाके आपको जो भी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, टहलना अच्छा लगता है, कुछ शारीरिक कसरत करना अच्छा लगता है तो कीजिए। घर में जितने भी काम कर सकते हैं ना आप,
वो सहजता से कीजिए। वो करते वक्त सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए कि वो आपको आनंद लेके लुप्त उठा के करने, वो कंप्लेंट मोड में जाके नहीं करने। अगर आपने कंप्लेंट करके वो काम किए है ना, तो वो काम आपको कभी भी आनंद नहीं देंगे, ये याद रखिए। और इसके साथ और दो चीज़ें कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो दूसरों को शेयर कीजिए। नॉलेज सबसे पावरफुल है, जो देने से कम नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। भले हम किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के हैं, फिर भी नॉलेज देना ये बहुत बड़ी बात है। नॉलेज देने से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, एक ही चीज़ है दुनिया में जिसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कल भी सजेस्ट किया था, 7-8 लोग आए थे कल, आज वापस सजेस्ट करता हूं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने मस्तिष्क क्रांति नाम का एक सेट है, कीमत 100-200 रुपए के करीब है। आप कम से कम सेट देखो, उन किताबों के नाम देखो। मस्तिष्क क्रांति प्रयोग, 5 साल का बच्चा पूरा बदल सकता है अगर माता पिता ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, सोने से पहले और जागते समय और दिन में। उसके साथ बात करने का तरीका बदल दिया, उसके कुछ जितनी भी उसकी मांगे हैं सबको पूरी ना करते हुए उसको समझा दिया, तो बच्चे भी बदल जाते हैं। कम उम्र में बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं। मस्तिष्क क्रांति प्रयोग, जिनके घर में बच्चे 8 साल तक के, जिनके घर में 8 से 15 के हैं, उन लोगों को शारीरिक, मानसिक या बाकी निद्रावस्था में शिक्षा है, युवा धैर्य है। इन पुस्तकों का एक्सपेरिमेंट जो है इन किताबों में लिखे हुए, उन एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके आप आपके घर में उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हो, उन बच्चों को ये किताबें पढ़ने के लिए दे सकते हो, जिससे वो खुद सोचना शुरू करेंगे। उसके आगे जाके किसी के घर में नई शादी हुई होगी तो शादी का तोहफा करके नाम का एक बुक है, संसार मंगल करके एक सेट है एक्सपेरिमेंटल, वो दीजिए मियाँ बीवी को या वो दुल्हा दुल्हन को। उनके जीवन में वो रियल तोहफा रहेगा, बाकी के तोहफे आज ना कल खत्म हो जाएंगे। ये उनके जीवन में आनंद और शांति, सुख शांति लेके आएगा। आप में से किसी को अगर किसी चीज़ की तकलीफ है शारीरिक तौर पे, तो उसके लिए रोग मुक्ति नाम का संचय, उसके रिलेटेड कुछ किताबें। पहले दिन हमारा मत्सर घात मुक्ति सेशन हुआ था, उसी के रिलेटेड मत्सर घात मुक्ति सेशन भी है, जिसकी वजह से हमारे परिवार में कुछ आपदाएं या विपदाएं आती रहती है। उसके लिए भी उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके उपाय सब मैंने उस दिन बता दिए थे, वो मैं अभी नहीं दोहराना चाहता, उसके उपाय भी उसमें दिए हुए। कल जो सेशन हुआ है ज्येष्ठ नागरिक सायन संध्या, जीवन संध्या, तो उसके बारे में भी ज्येष्ठ नागरिकों का संचय, ये सब देखिए। ये क्यों बता रहा हूँ, कल भी बताया था, सब्जेक्ट अलग रहेगा पर इन सब चीज़ों का परिणाम व्यक्ति है इसलिए हम पे होता है, और परिवार व्यक्तियों का बना हुआ है इसलिए परिवार में भी इन्हीं चीज़ों का परिणाम होता है। इसलिए सब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ उपाय बदलेंगे, पर बेसिक फिलॉसफी वही है कि हमें व्यक्ति पे काम करना है, हमें परिवार पे काम करना है। तो इसीलिए हमें इन्हीं चीज़ों की अलग अलग एक्सपेरिमेंट से लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी और पूरे करने पड़ेंगे, तभी जाके पूरा परिवार स्वस्थ और शांतिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें देख लीजिए, इन चीज़ों को समझिए। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न आता है अभी सेशन में बता दीजिए या बाद में इनसे भी पूछ सकते हैं, पर सबके सामने पूछा तो सबको उसका फायदा होगा। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आगे के जीवन के लिए। अगर किसी के मन में कुछ सवाल रहेगा, आप लोगों ने जो भी अवस्था बताई थी आपके मन की, आपको जो स्ट्रेस आते, उसके आंसर मैंने सेशन में ही दे दिए है, आपको समझ में आए होंगे। आपका सिर्फ एक क्वेश्चन था कि कभी कभी क्षमता के बाहर हम काम करते, तो शारीरिक क्षमता के बाहर काम जितना आप झेल पाए उतना ही करना है। और मानसिक क्षमता ऐसा कुछ नहीं रहता मानसिकता में, आप जितनी बढ़ाओगे उतनी वो बढ़ेगी। सिर्फ ऐसा ना हो कि बहुत इरियलिस्टिक, मतलब जो अनरियलिस्टिक है, जो ऐसा कुछ घटा नहीं है, तो उस पर आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा।
उसमें आप एकदम मतलब आज 1 किलोमीटर चल रहे हो, कल 100 किलोमीटर चल रहे हो, ऐसा मत करो। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, 2 से 3, इतना आप कर सकते हो। तो इसमें आपकी मानसिकता भी बढ़ जाएगी और शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो मन का जो खेल है इसमें लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। पहले लगता था मुझे मैं 1 ही घंटा बात कर सकता हूँ, अब लगता है मैं 12 घंटे बात कर सकता हूँ, पर कभी कभी लगता है मैं 15 घंटे भी बात कर सकता हूँ। जब आप बैठ जाते हो तब आपको थकान महसूस होती है, पर अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे बात करनी है दिन भर, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। पर अगर आपने शरीर पे जोर जबरदस्ती कर दी तो उसका विपरीत परिणाम होने वाला है, क्योंकि एक शारीरिक है, एक मानसिक है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि मानसिकता शारीरिकता के ऊपर हावी ना हो जाए और शारीरिकता मानसिकता के ऊपर हावी ना हो जाए, दोनों का बैलेंस बनाए रखना है। ठीक है, यह सबसे बड़ा नुस्खा है, दोनों को बैलेंस करना है। कभी कभी हम बोलते हैं विल पावर स्ट्रांग है और शरीर को निचोड़ लेते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और इससे हम कंटिन्यू करेंगे कल कि इसको निचोड़ने से क्या होता है और उसके लिए हमें क्या अलग उपाय करना चाहिए। तो क्या कल 5:30 बजे दत्त मंदिर में। आज के सेशन पे कुछ सवाल रहेंगे तो पूछ लीजिए, अन्यथा एक प्रार्थना लेके हम रुक जाएंगे। कुछ सवाल है किसी के मन में? हाँ, उसका महत्व है कि ये जो रिसर्च सेंटर है इसने ये थेरेपी बताया, आप किसी भी टाइम ये कर सकते हो। तो शाम को 7:30 बजे इसलिए बताया गया हुआ है, जिन जिन लोगों को ये टेक्निक मालूम है वो लोग भारत में शाम को 7:30 बजे ही एक ही साथ ये प्रार्थना और ध्यान करते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसमें फिजिक्स में, विज्ञान की शाखा में रेजोनेंस का कारण है, टाइम रेजोनेंस। हमारे जो मुस्लिम भाई है वो नमाज का एक टाइम है, दत्त मंदिर में भी हमारा आरती का एक टाइम है, क्रिश्चियन चर्च में वहाँ पे भी उनके पूजा का एक पर्टिकुलर टाइम है। ये टाइम क्यों रखे हैं इन लोगों ने? इन सब लोगों ने टाइम इसलिए रखा है कि एक ही साथ सब लोग आके एक ही विचार करें कि इस विश्व का कल्याण होना चाहिए और प्रार्थना का अर्थ मानवता का कल्याण होना चाहिए। इसलिए बहुत सारी चीजें एक साथ आके एक ही टाइम पे एक ही जगह अगर कर दी तो पहले टाइम रेजोनेंस होता है, फिर थॉट रेजोनेंस होता है, विचारों का परिणाम, फिर तीसरा होता है एक ही साथ हम काम करते एक ही जगह पे तो प्लेस रेजोनेंस होता है। इसलिए मंदिर का वातावरण अलग है, घर को भी मंदिर कहते हैं पर घर का वातावरण अलग है, स्कूल को भी मंदिर कहते हैं पर स्कूल का भी वातावरण अलग है। तो जिस तरीके के कर्म और जिस तरीके के विचार, उस तरीके का उस जगह में एक शक्ति या ट्रांसफॉर्मेशन वातावरण तैयार हो जाता है और वो वहां पे काम करता रहता है। क्योंकि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा अक्षयता का नियम, वो कहता है ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो विचार, मन की शक्ति हम रूपांतरित करते हैं उस प्रकाश के माध्यम से दुनिया में, विश्व में। और विश्व में ब्रॉडकास्ट करने के लिए सबसे सही जो साधन है वो है प्रकाश, क्योंकि उसका वेग जो है, उसका जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसलिए टाइम रेजोनेंस, दूसरा प्लेस रेजोनेंस और तीसरा विचारों का रेजोनेंस, ये है उसका। और कुछ सवाल नहीं है तो रुका जाए, एक प्रार्थना लेते और रुकते। अभी आपकी व्यायामशाला मार्फत आप अपनी सेहत अच्छी रखने का काम करते हो, उसी तरह यहाँ पे आप कुछ सामाजिक मंथन या सामाजिक काम करते हो, तो समाज सेवा की प्रार्थना हम अभी करेंगे। ये समाज सेवा की प्रार्थना हम खुली आंखों से करेंगे, क्योंकि समाज सेवा कभी भी आंखें ढक के नहीं होगी,
उसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं और उनकी पात्रता है, उन्हीं लोगों के लिए हमें काम करना है, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग समूहों के लिए। तो इसलिए समाज सेवा की प्रार्थना अभी हम लेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। किसी के मन में कुछ और सवाल है रहेगा तो अभी पूछ लीजिए। एक बार प्रार्थना कर ली तो मुझे सवाल पूछिए नहीं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उनसे सवाल पूछ लीजिए। बुक्स के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ये दो लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कुछ सवाल है अभी? नहीं है? चलो अपनी जगह पे सीधा बैठिए जितना सहजता से हो सके। आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। हाथ जोड़िए और मेरे पीछे उच्चारण कीजिए, सारा समाज सुखी होगा तो उतनी मात्रा में मैं भी सुखी हो जाऊंगा। कई ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति और शक्तियों का लाभ मुझे अपने जीवन में मिला है। उसी न्याय से अन्य ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति तथा शक्तियों के लिए अपनी थोड़ी सी शक्ति खर्च करना मेरा कर्तव्य है। यह कर्तव्य मैं जिस मात्रा में पूरा करूंगा उसी मात्रा में मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसी प्रसन्नता का अनुभव मुझे आज भी अपने द्वारा किए गए कामों की मात्रा में प्राप्त हो रहा है। मेरी प्रसन्नता की यह प्रेरणा मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राज्य, मेरा देश और पूरी मानवता तक विशाल होती जाए, यही शुभकामना। आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक मेंदू स्टिकर करके है यहाँ पे। वो मेंदू स्टिकर 21 साल के लोग कल जो थे उन्होंने सुना है, उन लोगों के लिए है। आपकी कोई भी बड़ी महत्वाकांक्षा रहेगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसका रहता है, तो वो महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एक 7 से 7.5 साल का प्रयोग है। तो वो समझ लीजिए कि वो उसमें सब लिखा हुआ है। आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। वो स्टिकर आपको महीने के हिसाब से आपके सोते समय तकिए के नीचे रखना है। तकिए के नीचे रखने से पहले, सोने से पहले उस पर आपको बीच में एक कलरफुल एरिया है, उसको ब्रोकाज एरिया कहते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। आपकी महत्वाकांक्षा उस ब्रेन के एरिया को बतानी है। उस एरिया को बताने के बाद वो इच्छा पूर्ण हो, इसलिए आप किसी चीज़ का त्याग करेंगे। वो नॉलेज रहेगा, पैसा रहेगा, टाइम रहेगा या आपका मेहनत रहेगा, उसके बारे में आप सोचेंगे और वो उसको कम्युनिकेट करेंगे और उस हिसाब से काम करना शुरू करोगे। जब सुबह उठोगे आप, वापस आपको वही महत्वाकांक्षा कॉन्सेंट्रेट करके याद लानी है और वही संकल्प दोहराना है और उसके बाद आपको काम करना शुरू करना है। जितना आपका सत्कृत्य बढ़ेगा और हर रोज आप वो जो स्टिकर है वो आपके मस्तिष्क के नीचे रखते जाओगे, महीना बदल गया तो बदल दोगे, तो 7 से 7.5 साल में जो लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है पर आपको लगता है हासिल करना है, तो आप उसको हासिल कर पाओगे। ये एक सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। वो छूट गया था इसलिए मैंने आपको बताया है। आप सभी ने बहुत शांतिपूर्वक सब सुना है, सब समझ लिया है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के भावी जीवन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र व्यायामशाला, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी, आप सब सुनने वाले, बाकी के सब ऑर्गेनाइजर्स, इन सब लोगों ने मेहनत की है, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी को लोनावला आने का आमंत्रण देता हूँ। कभी भी आइए, यहाँ पे टाइम टेबल रहता है। अगर उस टाइम टेबल के अनुसार नहीं आ पाए तो पहले बता दीजिए, आपके लिए एक अलग सा शिविर या अलग से स्टडी कोर्स 2 दिन का, 3 दिन का आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया जाएगा और आपको पूरी चीज़ों की उपलब्धि की जाएगी। तो इसका ज़रूर फायदा लीजिए। आपको फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। तुम्ही पण म्हणू शकता असं समाजाची प्राथमिकता पण म्हटली ना.
ऑटो वाला हाँ? ऑटो वाला है तो ऑटो, अच्छा, ठीक है, ओके। बस एक 5-7 मिनट का टाइम और है, फिर हम लोग आरती के लिए जाने वाले हैं, जैसा हमेशा करते हैं। थोड़ा शांत रहेंगे प्लीज। कुछ चीज़ें शायद लोगों को असमंजस में पड़ गए होंगे कुछ चीज़ों को सुन के, उसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से मैं जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखता हूँ, तो शायद आपका जो संकोच है वो दूर हो जाएगा। सबने ये देखा है हमारी परंपरा में छोटे हमेशा बड़ों का पैर पड़ते हैं, एज जितनी है उस हिसाब से, जिसकी एज कम है वो बड़ों के पैर पड़ता है, अपने से बड़ों के। अब जब यहाँ पत्नी ने पति के पैर पड़ना है कहा तो वो तो सबको सर्वमान्य रहता है, पत्नी छोटी है, पति के पैर पड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा अलग ढंग से सोचे तो हम लोग जिस नज़रिए से देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते को, या उनके आपस के जो उनकी जो एज है उसके हिसाब से, तो हम लोग हमेशा क्या ध्यान में रखते हैं? बायोलॉजिकल एज। पति पहले आया है, बायोलॉजिकल एज ज़्यादा है, पत्नी बाद में आई है, बायोलॉजिकल एज कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ियाँ जनरली ऐसी बनती है कि पति बड़ा रहता है उम्र में और पत्नी छोटी रहती है। लेकिन अगर आप पति पत्नी के दृष्टिकोण से देखेंगे उनको, तो मुझे एक बात बताइए, पति की शादी पहले हुई या पत्नी की शादी पहले हुई? क्या सोचते हैं आप? दोनों की शादी एक ही समय हुई है, तभी पति पत्नी बने हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि पति की पहले हो गई पत्नी की बाद में हुई। तो जब शादी हो के पति पत्नी जिस समय बने उस समय से आज तक उनकी एज एक ही है, पति पत्नी है वो। पति पत्नी के नाते से देखेंगे, रिश्ते से देखेंगे तो इनकी दोनों की एज एक है, क्योंकि एक ही समय दोनों पति पत्नी बने हैं। बायोलॉजिकल एज पति की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पति के रूप में उसकी एज पत्नी की जितनी ही है, क्योंकि वो रिश्ता जब जुड़ा तो दोनों एक साथ थे, एक ही समय में दोनों पति पत्नी बने। तो इसलिए छोटा बड़ा मत मानिए एक दूसरे को, दोनों एक ही एज के हैं, आप दोनों एक दूसरे को नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा बहुत अच्छा एक मुझे उपाय मिला था पति पत्नी के बीच में जो तकरार होती है वो टालने का। क्या होता है जनरली, किसी न किसी डिसीजन लेते समय तकरार होती है कि पत्नी ने एक बोला ऐसा करना है, पति ने बोला ऐसा करना है, आपस में टकराव होना शुरू हो गया। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ वो एक्चुअली वास्तविक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल एकदम होता नहीं वैसा, लेकिन थोड़ा बहुत सामंजस्य बनाए रखने की जो वो कहानी में बता रहा हूँ। एक पति पत्नी थे जिनमें कभी झगड़ा नहीं होता था, पड़ोसी सारे परेशान थे कि हमारे यहाँ तो झगड़े, इनके यहाँ कभी नहीं झगड़े होते। क्या बात है ऐसी बात की जिससे झगड़े ही नहीं होते? कभी उनकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी उनके घर में कोई माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ देखा नहीं। आखिर उनको पूछ लिया गया पति को कि भाई क्या होता है? पति ने बोला ऐसा है, जो छोटी मोटी बातें होती है, छोटे छोटे डिसीजन लेना है, उसमें मैं हर एक डिसीजन पत्नी का मान लेता हूँ, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती, बड़ी बड़ी बातें होती है उसमें पत्नी बिना संकोच के, बिना कुछ प्रतिरोध किए मेरा डिसीजन मान लेते हैं, कभी झगड़ा नहीं होता। तो लोग कुछ उदाहरण देंगे, छोटे मामले कौन से हैं, छोटी बातें कौन सी, बड़ी बातें कौन सी है। पति ने बोला जैसे बोले इस साल गर्मी की छुट्टी में घूमने कहाँ जाना है, छोटी सी बात है, पति जो बोलती मान लेता हूँ। नया मकान खरीदना है या बनाना है, छोटी सी बात है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। उसने बोला खरीदना है तो खरीदना है, बनाना है तो बनाना है। बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, उसने छोटी सी बात है, उसने बोला मान दिया, ठीक है ना। कार कौन सी खरीदना, कौन से मेक की खरीदना है, छोटी सी बात है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। अब लोगों ने सोचा मकान बनाने जैसी बात, कार खरीदने जैसी बात अगर छोटी है तो ये बड़ी कौन सी बातें हुई? बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ऑपरेशन सिंदूर सही था गलत था, बहुत बड़ी बात है, उसके पास की नहीं है, उसमें मेरा डिसीजन वो मान लेती है। पुतिन ने जो हमला किया, रशिया ने जो हमला किया यूक्रेन के ऊपर, बहुत बड़ा प्रश्न था, मेरी बात मान लेती है, ठीक है ना। कुल मिला के जिसमें पत्नी का कोई रोल नहीं होना चाहिए था वो बात पति की मान ली जाती थी, जिसमें पति का रोल है भी तो भी पत्नी की चलने देना है, क्योंकि विवाद नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कोशिश ये करें कि ऐसा एक सामंजस्य बीच में अपने आप में बनाइए ताकि टकराव की नौबत नहीं है। और एक अंतिम बात छोटी सी कहूँगा, जिन लोगों ने कॉन्वेंट में पढ़ाई की होगी उन लोगों ने एक जो प्रेयर है वो शायद की होगी हमेशा। प्रेयर की शुरुआत क्या है? गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आई कैनॉट चेंज। जिस चीज़ को मैं बदलाऊँ, जिस चीज़ में मैं बदलाव नहीं ला सकता हूँ, उसको सहन करने की, उसको एक्सेप्ट करने की मुझे एक
जिसको बोलते हैं ना स्थित प्रज्ञता दे, कि मैं वो सहन कर लूँ, मैं एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि उसको बदलना मेरे बस में है ही नहीं। जो चीज़ मैं बदल सकता हूँ उसको बदलने की शक्ति दे, ताकि मैं वो चीज़ बदल दूँ। क्योंकि क्या होता है, जब किसी चीज़ को बदलने की हमें शक्ति नहीं है और हम सिर मार रहे हैं उसमें ज़बरदस्ती। विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है समझने के पहले मुझे ज्ञान दे, विजडम दे, ताकि मैं ये समझ सकूं कि किसको मैं बदल सकता हूं, किसको नहीं बदल सकता हूं। वही कोशिश करूं बदलने की जिसमें मेरी हैसियत है, और वह उस बदलाव के पीछे ना पड़ूं जिसको मैं मेरी बदलने की हैसियत ही नहीं है। ठीक है ना। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, रिजर्वेशन को क्या हम बदल सकते हैं? जॉब के लिए रिजर्वेशन, पढ़ाई में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या हम बदल सकते हैं? हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। हाँ, कलेक्टिव शक्ति अगर पैदा करे तो बात अलग है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है। तो फिर उस चीज़ को तनाव के रूप में लेने की आदत छोड़ दीजिए, और जहाँ बदल सकते हो उसको बदलने के लिए तैयार हो जाइए। उसमें बदलाव लाएंगे तो अपने आप तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये विजडम होना चाहिए कि क्या हमारे बस में है, क्या हमारे बस में नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते तो मेरे ख्याल से तनाव बहुत हद तक सभी लोग कम कर सकते हैं। आज शिंदे साहब ने जो भी हमें यहाँ बताया, बहुत ही सरल शब्दों में इतने ज़्यादा उनने क्लिष्ट विषय को लिया था, इतना कठिन विषय था कि जिसको समझना ही सबसे पहले हमारे लिए आसान नहीं होता है जब तक कोई समझाए ना। क्योंकि तनाव क्या है, अगर किसी को पूछा जाए तो 50 उत्तर मिलेंगे, उसमें सही क्या है गलत क्या है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने इसको बहुत सरलता से समझाया, बहुत सरलता से उसका विश्लेषण किया, उसके ऊपर रेमेडीज़ बताई अलग अलग तरह के स्ट्रेस को समझने की। तो इसलिए मैं सभी लोगों के ओर से शिंदे साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया 1.5 घंटे का, और इतना अच्छा नॉलेज दिया हमें उसको घर ले जाना है, अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इसको डुप्लीकेट करिए, इसको घर में समझाइए, बताइए, ताकि इसका आप प्रैक्टिकली उसको उपयोग कर सके घर में, और स्ट्रेस से बचने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ सुन के घर चले जाना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसा कि सर ने बताया कि किताबों के बारे में आप देख सकते हैं, हाँ ये बता देता हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये किताबें जो रखी है, कोई कंपल्सरी नहीं किताबें खरीदना, ये उन्हीं के वाक्य में बता रहा हूँ। लेकिन देख लीजिए, हो सकता है आपकी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो आप ले सकते हैं। बहुत कम मूल्य की किताबें हैं, और उसका आपके परिवार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा किताबें लेने का, देखने का। ठीक है ना। और हम एक आखिरी फॉर्मेलिटी, हमारे संस्था का जो एक चिन्ह है वो हम इनको भेंट देना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ आए कृपया, और अपने हाथों से तीनों को मोमेंटो प्रदान करें। एक स्मृति चिन्ह है, हमारी व्यायामशाला को हमेशा याद रखने के लिए हम इनको ये दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इतने फोटो कुल 5 लोग यहाँ आए हुए थे जबलपुर में, जिनमें से 2 लोग आए जो उनका सेमिनार था दमोह के किसी स्कूल में, वहाँ गए हुए हैं। तो उनके भी 2 मोमेंटो हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो आप ही को हम लोग हैंड ओवर कर देंगे, तो कृपया ले जाइए। वो यहाँ आने वाले थे सीधे, लेकिन शायद देर हो गई या नहीं आ पाएंगे पानी की वजह से, बारिश की वजह से। एक सूचना है, 11 अगस्त को व्यायामशाला में ही एक ध्यान का सत्र है। ये जबलपुर में गिरनार ध्यान सभा की ओर से लोग आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। वो ध्यान के ही एक्सपर्ट्स है, तो वो ध्यान का यहाँ एक सत्र लेंगे शाम को 5 से 6:30 बजे तक। 11 तारीख को यहाँ ध्यान सिखाया जाएगा। तो इसमें आप लोग सभी अगर आते हैं तो ध्यान के प्रति आपकी जो जिज्ञासा है वो भी खत्म हो जाएगी, और आपको कुछ नए तरीके भी ज्ञान के सीखने के लिए मिल जाएंगे, ध्यान के सीखने मिल जाएंगे। तो इसलिए विनंती है कि सब लोग जो है उस दिन 11 तारीख को यहाँ पधारे। ज्ञान क्या है, कैसे करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इसका विचार आप करिए उनके साथ में, कुछ सीखिए यहाँ से, और आप फ़ायदा उठाइए उसका। 11 तारीख को 5:30 बजे शाम को, 11 अगस्त। अब हम लोग आरती के लिए चलेंगे मंदिर में, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद कार्यक्रम पूरी तरह से समाप्त होगा। धन्यवाद।